अब देखो सुनो। तो ऐसे में देखो, तो मैं पहला फिर बता रहा हूँ, हर क्लास में बताते जाऊंगा क्या क्या काम करते रहना है। आपकी क्या हो गया? आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है सर। नेटवर्क में आवाज़ नहीं आ रही क्या लग मेरी? रहा है ऐसा। आवाज़ नहीं आ रही क्या? तो रही है, आ तो रही है पर क्या क्या दिक्कत हो रही है फिर? ठीक है, अभी चलो बोलो। ए पूजा, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? मैंने हॉटस्पॉट करके जोड़ा है तो। पीडीएफ ओपन करके पासवर्ड मांगना। कौन सी पीडीएफ में पासवर्ड मांग रहा है? वो मेरा ईमेल आईडी है, मैंने भेजा तो था उसमें शायद, जिस अगर जिसमें मांग रहा होगा तो। ये अमित, तुम्हारा आवाज़ एक कट बार रहा बता दीजिए तो। है। ठीक है, अब सुनो। तो ऐसे में देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था कि 2013 से लेके 23 तक सारे ऐसे लिख लेना। एक मतलब आपके कंटिन्यूस सारे पेपर लिखे, उससे पहले सिलेबस पे सारा वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा काम मैंने बोला था कि जितने भी सारे पेपर आए हैं उसमें सबसे पहला काम ये करना है कि अगर तुम खुद एग्जाम में बैठते तो क्या लिखते हैं। तो इससे क्या है, तुम्हारा खुद का एक एटीट्यूड आपको पता करना है कि आपका ऐसे किस टाइप के ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये पता लगेगा। दूसरा काम करना था, उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है टॉपिक। फिर उसके बाद में एक आपको प्रॉपर एक अलग 7-8 सेक्शन में डिवाइड करके मेन थीम फाइंड आउट करनी चाहिए। एजुकेशन, वुमेन, ठीक है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सोशल, ठीक है, इंडियन सोसाइटी, ऐसे टाइप से। तो ये काम करना था आपको अगला। ठीक, उसके बाद में अगला काम ये था, मैंने बोला था कि देखो, जैसे मान लो कि वुमेन वाला मैं जैसे टॉपिक करवाते जा रहा हूँ, ऐसे आप जो थीम छाटोगे, थीम बनेगी ब्रॉडर जो एजुकेशन का बना, तो वो सुनने वाले आईएएस में आज बता दूंगा उसको, बुक को कैसे यूज़ करना है उसको। ठीक है, आज वो मैं बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो वो ऐसे टॉपिक वाइज तुम्हें कुछ डाटा चाहिए जो आप ऐसे में यूज़ कर सकोगे, कुछ कोड्स चाहिए आपको। ठीक है, तो कोड्स मैंने कल भेज दिए थे, आज भेज दिए थे मैंने। ठीक है, अब सपना से मैं बोल के वो पहला वाला पीडीएफ भी बनवा दूंगा। वो स्टार्टिंग 40 पेज इंपॉर्टेंट है उस बुक के, फिर और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है उसमें। वैसे मैंने नोट्स बना लिए उसके, पर मैं नोट्स अभी नहीं दूंगा, तुम लोग अपनी तरफ से काम करो। नहीं तो तुम आप फिर हमेशा ज़्यादा डिपेंडेंट करोगे, तो मैं फिर बता रहा हूँ मेरे नोट्स के इंतज़ार में रहोगे तो पढ़ाई नहीं होगी तुम लोगों की। तो खुद से पढ़ना है उसको। ठीक है, जो कोड्स जो सपना ने भेजे हैं वो सारे, तो ये याद रखना उस कोड्स का आपको सब्जेक्ट पे टॉपिक वाइज अपने। और मैं फिर होता हर कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं लगभग मुझे नहीं लगता कि मैं 10-15 ज़्यादा छाट पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा याद कर भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो 2 ही ऐसे लिखने हैं अपने को मेन एग्जाम, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो वही मैं कि अपने क्राइटेरिया माइंड फिक्स कर लो किस टाइप के ऐसे लिखोगे, कहाँ पे। जो कुछ ऐसे मल्टीपल कोड्स होते हैं जो जहाँ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, तो वैसे वैसे छाट लेना बस। जो आपको लगता है कि ईजी है याद करने में और आप याद कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, तो वही चीज़ें उसमें से अपने छाट लेना, जो भी तुम लोगों को काम का लगे अपना अपना। ठीक है, तो वो चीज़ करना है। तो पहला काम हो गया, कोड्स रेडी हो गए। ठीक है, और वो मैं सुनिया इस वाली बुक का बता दूंगा कैसे यूटिलाइजेशन करना उस बुक का। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। फिर अपने पास एक मोटा मोटा, फिर उसके बाद में तुम्हें लास्ट जो काम करना है तुम लोगों को, पे योजना पे काम करना है। ठीक है, एक काम रहेगा योजना पे। तो योजना क्या है कि पहले एक बार जैसे मान लो कि पिछले साल का उठा के देख लेना, 2022 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। तो उसमें जो अपने ऐसे से रिलेटेड जो टॉपिक आए हैं, जैसे मान लो कि डायरेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट का हमेशा एक ना एक आता है, अर्बनाइजेशन का एक ना एक हमेशा आता है। तो ऐसे जो टॉपिक अपने जो जीएस के पार्ट से भी इंक्लूड कर रहे हो और अपना ऐसे में भी कर रहे हैं, तो उनकी ज़रूर पढ़ना योजना। ठीक है, तो वो एक बार वो सपना को मैं बोला था उस दिन, पर उसने पता नहीं क्या ही दही गोबर कर दिया सब कुछ एक बराबर। मैंने उसको बोला था जस्ट जो ये मेन थीम लिखी रहती है बस ये लिख के भेजना, उसने पूरा टॉपिक एक टॉपिक लिख के भेजे को मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसे करना, खुद से देख लेना एक बार 2022 में जो सारी आई है, फिर अभी तक जो आई हुई है, तो उसमें देख लेना सारा पढ़ना। ये जब काम हो जाएगा, सारी क्लासेज अपनी होने के बाद में ये काम हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं आखिरी की 1-2 क्लासेज में, 3 क्लासेज में मान के चलो, 2 या 3 क्लास में मैं टॉपर्स की कॉपियाँ लूँगा और उसको मैं बताऊँगा कि कैसे उसका फ़ायदा उठाना है, कैसे एनालाइज़ करना है। तब तक उस लेवल पे आप लोग पहुँच भी जाओगे कि किस लेवल पे अपने को ऐसे को लेके क्या माइंडसेट होना चाहिए, टॉपर की कॉपी में क्या देखना चाहिए। तो मैं 3-4 कॉपी का एनालाइज़ करा दूँगा, 3 या 4 टॉपर की अलग-अलग, तो उससे तुम लोगों की आइडिया हो जाएगा। दूसरा फिर एक उसमें एक ये आइडिया देखना कि कोई टॉपर जिनके 160 नंबर आए ऐसे में, ठीक है, और एक टॉपर का देखना जिनके 100 के समथिंग एवरेज नंबर आ रहे हैं। तो एवरेज और एक स्पेशल ऐसे होता है, उसमें क्या अंतर होता है, तो वो भी मैं एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो उससे तुम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो ये फिर फाइनल ऐसे की तैयारी है।
फिर मैं फिर बता रहा हूँ, उसके बाद में आ जाती है खुद से ऐसे लिखना। तो क्या करना फिर आखिरी जब ये टॉपर्स का एनालाइज कर लोगे, साथ के साथ ही एक काम ये करते रहना, जैसे मान लो वुमेन वाला मैंने टॉपिक करवा दिया, तो वुमेन वाले जो टॉपिक है उसके पहले क्या करना है कि जो ये मान लो दृष्टि वाली जो बुक है उसमें जो है टॉपिक, अब पहले तो खुद से सोचना, खुद से आप क्या क्या लिखोगे, इसमें कौन से कोड्स यूज़ करोगे, कौन सी स्टोरी यूज़ करोगे, कौन सा डाटा डालोगे, इतना सारा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, खुद से ऐसे लिखने की सोचना है। एक बार लिखो, कोई ख़राब से ख़राब लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे का मैंने जब आज मैं पढ़ रहा था बुक, तो मैंने देखा कि निशान जैन ने भी यही बोला, ठीक है, विकास देवी सर भी यही बोल रहे थे कि अरे मेरा भी अनुभव रहा, बहुत सारे टॉपर को मैंने देखा है कि आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। देखो आज हो सकता है आप बहुत ख़राब ऐसे लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जब भी क्लासेस हो जाएगी ना उसके बाद में शुरू करना, अभी तो मत, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी मत लिखो, अभी बस ब्रेन अपना चलाना सीखो। ये मानना है कि सबका कि एक आध वीक में एक आध ऐसे ज़रूर लिखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि 15 दिन में आप 2 टेस्ट जो 3 घंटे बैठ के होते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा अपना हैबिट बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो आप कि एक संडे में एक मान लो 1.5 घंटे में अपना एक ऐसे लिख लिया, पर बाद में मेरा मानना है कि 3 घंटे वाली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो 15 दिन का एक शेड्यूल बना लो, ठीक है। तो 15 दिन में तो एटलीस्ट 2 ऐसे ज़रूर लिखो 3 घंटे बैठ के। तो ये काम करना है और मेरा मानना है कि मार्च तक ये काम कर लेना। तो मार्च तक भी अगर आप कर लोगे तो लगभग 10 समथिंग तुम लोग मान लो, 10 नहीं ज़्यादा, 2 2 4 6 और 8 16 20 के समथिंग ऐसे लिख लोगे। इतना खूब अगर पीटी से पहले लिख लोगे तो, ठीक है। और इतना मैं फिर बता रहा हूँ लिखना। तो मान लो कि नवंबर के तुम्हारे पास है, ठीक है, नवंबर के मान लो 15 तारीख को आपको लिखना है 2 ऐसे, या मान लो वीक पर डे भी लिखोगे तो 1 वीक तो लिखना ही है, ये चीज़ रखना। लिखोगे तभी ऐसे नंबर सीख पाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ कि आर्ट है, आर्ट के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जैसे मान लो मैं डिलीवर तो कर दूंगा भाई ऐसे क्या है क्या, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, पर जब से खुद से पेन नहीं चलाओगे तब तक कभी नहीं सीख पाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो पेन चलाना पड़ेगा, तो वो पे प्रैक्टिस करो, 1 वीक में एक ऐसे ज़रूर लिखो, ठीक है। तो वो जो तुम लोगों को पहले भाई पॉइंट नहीं आते थे वो सब आना शुरू हो जाएंगे। ये क्लासेस लगभग 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी इससे की, ठीक है, मतलब दीपावली से पहले मैं ख़त्म कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उसके बाद में तुम्हें लिखना है। और फिर उसके बाद में तुम 15 तारीख को ऐसा करना, 2 ऐसे लिख लेना। फिर जो अगले संडे आएगा उसमें एक जो भी है, तुम जैसे अपना पैटर्न फॉलो करना चाहो, 1 लिखना चाहो तो 1 या 2 लिखना चाहते हो तो 2, वो ये कोई ज़रूरी है संडे ही लिखो, आप कभी भी लिख के मुझे भेज देना, मैं चेक कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये काम करना, फाइनल स्टेज यही है। तो फिर साइड के साइड क्या करता रहना कि तुम्हें टॉपर्स की कॉपी देखते रहना, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, 2013 से लेकर 2023 से जो भी आए उन पे हर टॉपिक पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है कि आप खुद लिखते तो क्या, सारे टॉपिकों पे करना। इतना कर लोगे तो ऐसे में मैं गारंटी बता रहा हूँ 130 140 150 नंबर, फिर वो आपकी आर्ट और आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि 150 प्लस नंबर भी लाया जा सकता है। बहुत बार हिंदी मीडियम में आए हुए हैं, निशान जैन के भी 160 नंबर आए थे, और धर्मेंद्र जाकर था उसके भी आए हुए हैं 157 नंबर तक आए हुए। तो हिंदी मीडियम में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये चीज़ याद रख लेना। बहुत सारे टॉपरों के आए हुए हैं 160 नंबर, तो है अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुम लोग जो मैं काम बताते जा रहा हूँ नहीं कर रहे हो तो फिर भूल ही जाओ, ज़िंदगी में कभी ऐसे लिखना सीखोगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नहीं सीख पाओगे। और भाई लिख सकते हो, पीसीएस का लिख लोगे, स्कूल ऑफ लेवल पे लिखा जा सकता है, पर यूपीएससी वाले ऐसे नहीं लिख पाओगे। इसके लिए एक आर्ट है, स्किल होती है, वो सीखनी पड़ती है, और वो स्किल मैं सिखा दूंगा, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो वो उतनी निखरती जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब अपन क्लास शुरू करते हैं। तो जो वुमेन वाला टॉपिक है, ये वुमेन वाला टॉपिक देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी का भी पार्ट है, सोशल इशू का भी पार्ट है, साथ के साथ तुम्हारा जो है इधर इथिक्स में भी पार्ट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला है तो उसमें भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ एक ऐसे के रूप में। तो ये मान के चलो तुम्हारा GS 1 2 3 4 भी रेडी हो रहा है इससे। आपने वो जो ग्रुप में पासवर्ड भेजे हैं वो किसके पासवर्ड है? अरे कुछ PDF है जिनका वो पासवर्ड है, वो मेरी ईमेल आईडी वाला। चलो अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले ही, शून्य इस वाली बुक का कैसे यूटिलाइजेशन करना है। काजल आप डिले ज्वाइन कर रहे हो और आप क्लास पूरा कंप्लीट नहीं करते, बाद में देखते हो नहीं देखते हो या फिर सो जाते हो? हेलो। हाँ देखते हो क्लास आप बाद में, रिकॉर्डिंग क्लास देखते हो बाद में? हाँ सर, मैं देखती हूँ, फिर ना इसमें थोड़ा लेट हो गई थी आज, अभी देखा मैंने इसलिए। ठीक है, पर आगे ध्यान रखो, ठीक है। और क्लास किया करो, और क्लास में जो काम बताया जा रहा है वो जरूर किया करो, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ कि आर्ट होती है, नहीं सीख पाओगे ऐसे। और मैं फिर बता रहा हूँ इसी चीज़ के लिए, अरे ये मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना
अब मैं जब काम बोल रहा हूँ वैसे करते जाओगे ना तो इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ 150 160 नंबर ले आओगे, पर काम करना पड़ेगा। और फिर बता रहा हूँ XYZ टीचर से पढ़ने से नंबर नहीं आता, प्रैक्टिस से नंबर आता है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब आज अपन पढ़ते हैं कि समकालीन भारत के कुछ अन्य प्रमुख जो महिला आंदोलन रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे एक चीज़ मैं ऐसे में जो मैं आज नोट्स बना रहा था तो मैंने देखा कि देखो ऐसे में आपको देखो एक तो जैसे मतलब कल मैंने आप लोगों को बता रहा था कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज जाना है। जैसे मान लो हिस्ट्री में आपके कुछ एग्जांपल लिख सकते हो आप, तो फिर मैंने उस दिन ये भी बोला था आपको हिस्ट्री में भी आप ऐसे जाओ, एंशिएंट में जाओ, मिडिवल में जाओ, मॉडर्न में जाओ, ठीक है। वैसे करके आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में गए, ऐसे करके देखना है, तो मतलब और अंदर जाना है। तो एक चीज़ याद रखना कि मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक होता है हॉरिजेंटल आपको सब्जेक्ट को, सॉरी वर्टिकल में अपन क्या करते हैं, जैसे हिस्ट्री ले लिए, पॉलिटी ले लिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। तो एक तो ऐसे को ऐसे तोड़ना होता है, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल, परंतु हॉरिजेंटली अपने को तोड़ना, ये चीज़ ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजेंटल जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप चले जाओ एंशिएंट, मिडिवल, ठीक है, मॉडर्न हो गए, ऐसे करके। वैसे इंडियन सोसाइटी में जब आप जाओगे तो इंडियन सोसाइटी में जैसे मान लो वुमेन आ गई, तो वुमेन आप अब सोचो वुमेन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी, जैसे मान लो कि SC ST की वुमेन, उनकी और हालत ख़राब होगी। जब नॉर्मल वुमेन की सोचो इतनी हालत ख़राब हो, तो SC ST की जो वुमेन है उनकी तो बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है। उसके बाद में जो मान लो OBC हो गया है, मतलब इस तरीके से भी आपको जाना है। फिर उसके बाद में वुमेन को देखो आप एज वाइज देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको गर्भ में मार दिया जाता है, ठीक है। फिर वो जो अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता तो बहुत सारी जो महिला होती है, बच्ची होती है, वो मर जाती है, ठीक है। वुमेन अपन MMR देखा, ठीक है, मातृ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वुमेन को लेके ये दिक्कत है। दूसरी बात वुमेन को लेके मान लो कि उनके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे दिक्कत है, वो वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलते। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि एक टॉपिक को आपको हॉरिजेंटली भी जाके जानना। ऐसे में अगर ये लेवल सीख गया ना, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ 130 140 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस लेवल तक तुम लोग पहुँच गए, इस लेवल तक पहुँचना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आपको टॉपिक को आप सोच रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो एजुकेशन का मान लो कोई टॉपिक है, तो एजुकेशन में सबसे मान लो कि पहले तो मान लो प्राइमरी एजुकेशन हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, ठीक है, कॉलेज लेवल वाला एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जाना है। फिर उसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, ठीक है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ वाले जो कॉलेज है वो हो गई, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें जो डॉक्टर MBBS वाले वो हो गए, ठीक है। उसके बाद में फिर तुम्हें एजुकेशन में ये भी जाना है कि तुम्हें सोचो कि महिलाओं की क्या स्थिति है, फिर महिलाओं में SC ST की महिलाओं की क्या स्थिति है, ठीक है, बच्चों की क्या स्थिति है। तो ऐसे करके जब आप इंटरनली ऐसे जाना सीख जाओगे ना जिस दिन, उस दिन मानना कि आप ऐसे अच्छा लिखना सीख गए। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक पूरा एकदम ओपन करके बता रहा हूँ। फिर आज मैं बता दूंगा सुन्या इस वाले बुक का भी कैसे यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो महिला आंदोलन, तो सोचो महिला आंदोलन जैसे मोस्टली जो पहले जो महिला आंदोलन चल रहे थे, अपन वर्ल्ड लेवल पे देख रहे थे, इंडिया लेवल पे अपन जो देख रहे थे, वो मोस्टली हमेशा जो अपर कास्ट है उसी टाइप की डोमिनेट किए हुए हैं, ठीक है। जो SC ST है उनकी भाई उनकी अलग प्रॉब्लम है। सोचो कि SC ST में जैसे मैं बता रहा था, मेरे गाँव में भी ऐसा हुआ था कि एक SC की वुमेन थी, उनके साथ रेप हो गया था। और मैं बता रहा हूँ ना कि उनको मतलब 2वीं दर्जे की वस्तु समझो। सोचो एक तो पहली बात महिला होना, और महिला होने के बावजूद फिर SC ST में होना और बुरा हाल आता है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो दलित महिलावाद और दलित महिला आंदोलन की मांग चली, क्योंकि समझ बात है इनका और ज़्यादा मतलब इनको सेप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है भाई, भारत में ये अलग से एक आंदोलन चलेगा। तो दलित महिलावाद एक नया आंदोलन चला। इसके प्रमुख संगठन नेता कौन थे? ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच, ठीक है, 2006 में बना। इसके जो संस्थापक थे विमल थोराट, ठीक है, और आशा कोटल, ठीक है। दलित वुमेन फाइट 2011-12 में रजनी तिलक के नेतृत्व में। सोचो मैं खुद में बता रहा हूँ, शायद मैंने पहली बार इन लोगों का नाम सुना है, आप लोग भी शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे। तो मेरा कहना मतलब कि सोचो कि जब अपन इस जो लीडर हैं इन्हीं के नाम नहीं जानते, तो ये जो इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको क्या जानेंगे। दूसरी बात, जो मान लो SC ST है उनमें जो महिलाओं की स्थिति होगी तो उनको तो अपन क्या ही अपन जज कर पाएंगे, क्योंकि जब सोचो इस समाज के अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि दलित महिला आंदोलन की प्रमुख मुद्दा और मान्यता क्या रही है, ठीक है। तो मतलब इनके क्या मुद्दे थे जिनको लेके आगे बढ़े। तो भारत में दलित महिलाएं 4 प्रकार के शोषण का शिकार हो रही है। दलित के रूप में शोषण, यही मैं चीज़ बार बार बताना चाह रहा हूँ। सोचो कि वुमेन में दलित होना बहुत खतरनाक चीज़ हो गई। अब सोचो कि एक तो दलितों के साथ ऐसे भेदभाव हो जाता है, जैसे ये घटनाएं लिखना, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जितना आप अवेयर रहोगे, जैसे MP में जो हुआ,
और आप, मैं एक और चीज़ कभी नोटिस करना ना, न्यूज़पेपर जब पढ़ा करो ना, मतलब मेरा कहना मतलब कि देखो यूपीएससी की तैयारी में आप कान नाक खोल के रखा करो। जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप क्या होता है घटनाओं को पढ़े निकल के भूल गए, ऐसा नहीं करना। अगर आज भी आपकी यही पढ़ाई है तो यूपीएससी तैयारी नहीं कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करना सीखो। जैसे मान लो कभी, मैं एक और चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, कल से आप लोग ऑब्जर्व करना, कभी जब भी कोई रेप केस का मामला आ रहा है, ठीक है, या जो भी मतलब मारपीट का, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आ रहा है, आप देखना न्यूज़पेपर में, थोड़ा एक बार अंदर जाके देखना। मतलब मेरा ये मानना है कि ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो जो रेप केसेज होंगे, ठीक है, मारपीट होगी महिलाओं के साथ, या मान लो कि उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होगा, मोस्टली मतलब कि 60-70% महिला दलित होगी। ये आप उठा के देख लेना, एक बार आप ऑब्जर्व करना, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि वो एमपी में जो घटना हुई थी कि वो, उसने अपना मतलब कि एक दलित व्यक्ति था, उसके ऊपर पेशाब कर दिया था, ठीक है। अब ये बहुत, मतलब ये सोचो कि वो व्यक्ति नहीं काम कर रहा है, ये मानसिकता जो इतने हज़ारों सालों से जो है वो मानसिकता काम कर रही थी उस व्यक्ति के पीछे, समझो ये चीज़। तो सोचो, एक तो दलित को ऐसे बहुत बुरा हाल आता है, और दलित में कोई वुमेन होना, उसका और ज़्यादा शोषण बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप उठा के देखोगे पुराने काल से लेके अभी तक भी, जैसे उसमें मान लो कि पहली बात तो जो दलितों को क्या ही माना गया है, जैसे अगर आप वर्णाश्रम सिस्टम में जाके देखोगे तो पहली बात तो उनको 4 वर्णों से बाहर निकाला गया है। फिर दूसरी बात, उनको मतलब दास के रूप में माना गया, तो उनकी जो महिलाएं होती थी वो सोचो उनके दास वस्तु की तरह उनका यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा शोषण को बढ़ावा देते हैं। तो दलित के रूप में शोषण होता है वो तो अलग है ही, कास्टिज्म ये झेलना पड़ता है, ठीक है। जैसे गोदान मतलब पढ़ना, या मान लो कि जो भी उसका प्रेमचंद की जो कुछ कुछ कहानियाँ हैं, जैसे कफन हो गया, या मान लो कि 1-2 स्टोरी शायद वो पानी वानी के लिए लेके जाते हैं, तब वहाँ पे इतना जो भेदभाव होता है जिस लेवल का, सोचो तो महिलाओं के साथ और ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, ठीक है। फिर एक तो ये शोषण हो गया कि दलित के रूप में शोषण हो गया, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो वो जो झेलना पड़ता है। दूसरा, महिला के रूप में शोषण। अब महिला के रूप में शोषण कैसे, अब ध्यान से समझना, ये चीज़ें अलग अलग है। एक दलित के रूप में तो शोषण हो रहा है, वो तो एक अलग मामला हो गया। दूसरा, महिला को होने के मतलब महिला है तो भाई घर का काम करेगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं। तो सोचो जब अपर कास्ट की जो महिलाओं को, जब वहाँ पे ये स्थिति खराब थी, तो इन लोगों की तो और बुरी हालत होगी। कि सोचो इन लोगों को तो, पहली बात सोचो, इनके जो पुरुष होते थे उनको स्कूलों में जाने नहीं दिया जाता था, अम्बेडकर के साथ सोचो डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ये महिलाएं तो कहीं पढ़ने जाएगी। तो इनके साथ तो महिला हो गए, तो एक तो घर में रहे बंद, तो सामाजिक बंधन, ये सारी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आज ही महिलाएं जो आंदोलन है, वो सोचो कि ये पक्ष कोई दूर कर सकती है, और ये भी इस लेवल तक जाएगी तब, ठीक है। तो महिला के रूप में जो शोषण है, फिर दलित महिला के रूप में जो शोषण होता है वो एक अलग हो गया। मतलब कि वैसे सीधी सी बात है, ये अगर आपको विश्वास नहीं है ना, कभी देखना, जो देखो ये हकीकत है, मतलब इसमें मैं क्या ही छुपा हूँ ना, मतलब कभी है ना देखना कि जैसे एक ध्यान समझना, एक वुमेन है जो मान लो जनरल कैटेगरी से, ठीक है, ध्यान से समझना, अरे एक ही वुमेन है जो मान लो SC/ST से है, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी पर्सन को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कास्ट हो, जस्ट दिस इज द मेंटेलिटी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि वो इस जब महिला को देखेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट ना जो देखे, जो भी XYZ है, परंतु इसको जो इस महिला को जब देखेगा वो 2वीं दर्जे का देखेगा, ये तो कचरा है, ये है, मतलब ये मेंटेलिटी, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मानसिकता, ये हज़ारों सालों से चली आ रही है मानसिकता, और ये है, और बहुत अंदर तक लोगों के अंदर घुसी हुई है, ठीक है। मतलब मेरा कहने मतलब कि जो ये SC/ST वुमेन, उनको तो कचरा समझते हैं वो लोग, ठीक है। या कभी आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा, जैसे मान लो कि SC/ST में कोई महिला बहुत सुंदर है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, यार ये इसमें कैसे पैदा हो गई, इस कचरे में कैसा, मतलब बोलते हैं ना कमल कैसे खिल गया कचरे में। तो मतलब उनका ऐसे मानसिकता कि मतलब जो सुंदर होती है वो अपर कास्ट में होती है, ठीक है, या मतलब सुंदर चीज़ों को वहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके की जो मानसिकता होती है, अब उसका तो झेलती है ना, ठीक है। फिर गरीबी के रूप में शोषण, जो SC/ST, सब ऐसी बात है कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। और आरक्षण क्यों मिला, तो सोशल इकोनॉमी के रीजन के तो कारण ही, तो सोशियो और एजुकेशनली जो बैकग्राउंड जो स्थिति उसके कारण तो मिला था। तो सोचो सब ऐसी बात है, जब न्यू एरा में अभी जो है, ठीक है, न्यू एरा में सब ऐसी बात है, जब गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट जॉब खत्म करती जा रही है, तो उसमें एक चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ वापस से फिर सोशल जस्टिस की मांग उठेंगी, प्राइवेट जो सेक्शन हो तो उसमें भी भाई फिर वो दो, रिजर्वेशन दो। अरे ये मैं फिर बता रहा हूँ, कभी है ना, अब आप लोग क्या होता है कि जैसे मान लो भाई आरक्षण खराब है, ये है, कभी उस तह पे जाके देखो कि भाई उस टाइम आरक्षण क्यों दिया गया था। इसलिए मैंने बोला तो संविधानवाद वाले 10 वीडियो देखना हो जरूर, उससे तुम्हें लोगों की मानसिकता पता लगी, भाई उस टाइम जो अपने फ्रीडम फाइटर थे
कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे वो क्या सोच रहे थे। वो ऐसे नहीं दे दिए कि वो इतने वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि वो ऐसे आरक्षण दे दिए भाई ये समाज के लिए ख़राब हो गए। जो है उस टाइम की जो समय की नीड थी वो आज भी है, ठीक है, आज भी चीज़ों को तो ऐसा होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, गरीबी रूप में शोषण होता है महिलाओं का। जैसे गरीबी रूप में शोषण, ध्यान से समझना, ये हकीकत में बता रहा हूँ। जैसे एक सामान्य से एक परिवार में एक महिला को खाना बाद में खाती है, ठीक है, तो गरीब परिवार आएगा तो उसमें तो और बुरा हालात हो जाएगा। उसमें एकदम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उसको, तो कुपोषण का शिकार हो जाएगी, एनीमिया का शिकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें देखना, वेश्यावृत्ति, ये कहाँ से आती है महिलाएं, वेश्यावृत्ति, ये सब जो महिलाएं फंसी हुई है कहाँ से, कहीं ना कहीं तो ये गरीबी का दुष्चाल ही तो है। और कभी आप मतलब मेरा माना कि केस स्टडी करो कभी इन पे, है ना, मतलब थोड़ा ऑब्जर्व करो समाज को देखने का। मैं देख लेना जो वेश्यावृत्ति में महिलाएं होगी, ठीक है, या जो भी जिस टाइप का भी वर्क कर रही है महिला, उसमें देख लेना कि SC ST ये लोग ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक रूप से जो एम्पावर नहीं होगा वो, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, ये चीज़ याद देख लेना। तो इसका मतलब ये है कि स्वाभाविक सी बात है इनके पास आर्थिक संपदा वो कम होती है, इसी कारण जो लोग हैं स्वाभाविक सी बात है अपनी आजीविका के लिए ये लोग करते हैं इधर उधर, ठीक है। भारत के महिला आंदोलन में दलित महिलाओं की समस्या की उपेक्षा की गई है, स्वाभाविक की बात है ना, मैं वही बता रहा हूँ। पहली बात तो कभी भी मेन स्ट्रीम में जो SC ST को तो ऐसे इंक्लूड नहीं किया जाता, कोई सा भी आंदोलन हो कुछ भी हो, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है जब ये महिला की तो फिर कोई और नहीं सुनेगा, ठीक है। और ये महिला आंदोलन उच्च मध्य वर्गीय महिलाओं के नियंत्रण में रहा। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अपर कास्ट की महिलाओं की जो प्रॉब्लम थी, पर्दा प्रथा सिस्टम, ये सब, अरे भाई पर्दा प्रथा सिस्टम मैं बता रहा हूँ SC ST वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे आज भी नहीं है। अब तो सोचो कि पर्दा प्रथा सिस्टम ये अपर कास्ट की प्रॉब्लम है, तो जो महिला आंदोलन भारत में जो पहले हुए वो सब उसकी मांग थी, वहाँ की मांग थी, ना कि इनकी थी। इनमें तो आज़ादी है, सब कुछ है, ठीक है। दलित महिला को दलित महिला के रूप में पृथक पहचान कायम करके और पृथक संगठन का निर्माण करके आंदोलन द्वारा दलित महिलाओं से जुड़ी समस्या को दूर किया जा सकता है। इसीलिए फिर ये दोनों संगठनों का नाम याद रखना, ठीक है, जो जिन्होंने अलग से बनाने का प्रयास किया, क्योंकि स्पेशली इनके लिए वो प्रयास किया गया था, ठीक है। ये कुछ छूट गया था शायद ये वाला पार्ट, चलो ठीक है ना, अपन देख लेंगे। मतलब वही सॉल्यूशन की बात ही हो रही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव और महिलाओं के नागरिक अधिकार की प्राप्ति संभव हुई, क्योंकि जैसे देखोगे तो 19वीं सदी में धीरे धीरे जो है डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ बनने लग गई, तो फिर धीरे धीरे महिलाओं को, मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ राज सत्ता होती है, धर्मतंत्र होता है, वहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते। और ये मैं भारतीय इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पश्चिमी इतिहास भी उठा के देख लो, जहाँ पे धर्मतंत्र का राज रहा वहाँ महिलाओं को शोषण हुआ है, हमेशा ये याद रख लेना। जहाँ राजतंत्र सरकारें रही है वहाँ महिलाओं को शोषण हुआ है, ये चीज़ याद रख लेना। कोई किसी भी कंट्री का आप इतिहास उठा के देख लो, ठीक है। 20वीं सदी के मध्य तक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व, ठीक है, के बाद यूरोप है अमेरिका का विकसित देश के रूप में उभर कर आना, उस श्रम की मांग में वृद्धि हुई उस टाइम। तो स्वाभाविक बात है श्रम की मांग जब हुई, मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो क्या हो गया, बहुत सारे पुरुष मर गए। अब मर गए तो भाई कंपनियों में तो फैक्ट्री चलाने के लोग तो चाहिए, तो लोग चाहिए, तो स्वाभाविक बात है महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकल गए, तो महिलाओं को पहली बार रोजगार मिला, तो उनको जब वो आज़ादी महसूस हुई तो फिर उसकी आगे वो डिमांड की, तो ऐसे करके महिला आंदोलन आगे बढ़ी। स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, फलतः उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि। इसके बावजूद महिलाओं के साथ घर में तथा कार्यस्थल पर भेदभाव जारी रहा। अब फिर बता रहा हूँ, घर पे क्या दिक्कत, वही जाके महिला कमा तो रही है परंतु उसको वही घर का काम करना पड़ रहा है, ठीक है। कार्यस्थल पे जा रही है तो वहाँ पे यौन शोषण का उसको शिकार झेलना पड़ रहा है, या वेतन समान नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। फलतः 1950 के बाद महिला आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ, ठीक है। द्वितीय चरण 1950 के बाद इस अवस्था पर महिला आंदोलन 3 विचारधाराओं पर आधारित रहा, उदारवादी महिलावाद, समाजवादी मार्क्सवादी महिलावाद और रेडिकल महिलावाद। तो ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, ये देख लेना क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे उदारवादी महिलावाद में 1789 के धारा का नवीन रूप, मतलब उस टाइम का, इसमें मतलब वही लिबरल महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, वैसी बात रहेगी, ठीक है। प्रमुख मान्यता क्या है, लिंग असमानता का कारण महिलाओं को नागरिक अधिकारों से वंचित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इनको बेसिक राइट्स मिलने, फंडामेंटल राइट इस टाइप से मिलने चाहिए, और पुरुषों के बराबर इनको भी दर्जा दिया जाए। लिंग असमानता का समाधान महिलाओं को नागरिक अधिकार प्रदान करके ही संभव है। तो स्वाभाविक बात है, जो बेसिक राइट्स जो पुरुष को मिले हुए हैं सब इनको मिलना चाहिए, बाहर एजुकेशन का, वर्क करने का, ठीक है, और अपने जो बारे में जो भी डिसीजन है वो लेने का मिलना चाहिए, ठीक है। तो इनकी मांग क्या रही, सबसे पहली मताधिकार कानून की मांग, ठीक है। फिर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समान अवसर मिलने चाहिए, सार्वजनिक जीवन में भाग लेने पर और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मतलब बोले वो भी, ऐसा नहीं कि दबके रह जाए,
भय मुक्त जीवन जीने आदि अधिकारों की मांग की गई। और इस जो उदारवादी जो नेता रहे थे यूएसए में बेटी फ्रीडम द फेमिन ऑफ मैस्टिक देख लेना, ये जो भी है यूएसए में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, प्रमुख नारा था महिलाएं सर्वप्रथम मानव है। तो ये याद करो, मानवतावाद का कॉन्सेप्ट जन्म ले चुका था। इसी कारण में मानवतावाद होने के बाद मतलब कोई स्त्री जन्म ले रही है तो उसके बेसिक राइट्स फिक्स हो जाने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो महिला है तो उसको नहीं, उसके बेसिक राइट छीन लिए जाने चाहिए। ठीक है। तो 1950-60 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्भव और इसके साथ महिला द्वारा अन्य नागरिक अधिकारों की मांग। 1970 में यूएसए में टेक बैक द नाइट आंदोलन, जिसका यूरोप के अन्य देशों में विस्तार और महिला द्वारा भय मुक्त जीवन जीने के अधिकार की मांग की गई। 1996 में फ्रांस में शहीदों की श्रद्धांजलि दिया गया, लेकिन यह श्रद्धांजलि उनके पत्नियों को समर्पित किया गया। तो मतलब ये डेडिकेट करके मूवमेंट का जो है उसके लिए हुआ। अगला जो मूवमेंट था समाजवादी व मार्क्सवादी महिलावाद। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, जैसे मैंने बताया था कार्ल मार्क्स वाला जो कॉन्सेप्ट था कम्यून की स्थापना करना, क्योंकि उसने ऐसा मानना था कि जब तक फैमिली सिस्टम रहेगी ना तो महिला को शोषण होता रहेगा। तो कल जैसे वैशाली बोल रही थी कि सर महिला काम भी करे फिर घर का काम भी करे, तो वो यही कारण है, क्योंकि जब तक फैमिली सिस्टम रहेगा तब तक महिला को शोषण होगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और कभी उससे बच नहीं सकती। मैं फिर बता रहा हूँ, फैमिली सिस्टम होगा, जॉइंट फैमिली होगी तो और चीज़ें ज़्यादा खराब होगी, ये चीज़ें होगी। तो कार्ल मार्क्स ने ये बोला कि कम्यून बनाओ, जैसे हॉस्टल होते वैसे बनाओ, महिला अपना काम करे, उसको अदर जो सेकेंडरी काम हो तो उसके लिए नहीं थोपा जाए उसके ऊपर। 1960 में प्रारंभ तथा समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित प्रमुख मान्यता क्या, लिंग असमानता का कारण। ये मानता था कि लिंग असमानता का कारण समाज की आर्थिक संरचना में निहित है, क्योंकि महिला पुरुषों के पास आर्थिक सत्ता होती है। और ये बात सही है, कहीं ना कहीं मैं कार्ल मार्क्स का मैं सपोर्ट करता हूँ। और मेरा मानना कि कार्ल मार्क्स नहीं होता ना तो पूंजीवाद भाई लोगों को शोषण करके ख़त्म कर देता। कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी देन है। मैं फिर बता रहा हूँ, आज तुम लोगों को पीएफ मिल रहा है, मतलब जो भी एम्प्लॉय है पीएफ मिलना, ठीक है, कुछ छुट्टियाँ मिलना, मेडिकल ये मिलना, ये कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की देन है। अगर कार्ल मार्क्स नहीं आता ना तो भाई पूंजीवाद पता नहीं किस चरम स्तर पे जाता फिर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये मानता है कि भाई जो जिसके पास इकोनॉमी पावर होता है उसी के पास सत्ता होती है, और ये बात हकीकत है। आज देख लो देश को कौन चला रहा है भाई, अंबानी अडानी जो है जब चाहे तब सरकार बदल दे, बहुत सारे देशों से ज़्यादा उनकी इकोनॉमी हो चुकी है। ठीक है, आर्थिक संदर्भ में स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता है और उनकी आर्थिक असमानता का कारण है। ये बात सही है, महिलाएं डिपेंडेंट क्यों रहती है पुरुषों पे? क्यों एक महिला जब मान लो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो क्यों नहीं तलाक दे पाती है? उसको पता है कि अगर मैं मान लो जो महिला उस पर डिपेंडेंट है पुरुष पे, तो वो जब तक सफाई सी बात है कि अगर वो तलाक लेने की सोचेगी तो वो सोचेगी फिर मैं जाऊँगी कहाँ पे, करूँगी क्या। और ये हमेशा रहा कि घर वाले उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी चीज़ याद रखना, बहुत रेयर केसेज होते हैं। अगर वहीं सोचोगे, देख लेना जहाँ पे महिला कमा रही है, ठीक है, जिनकी इकोनॉमी अच्छी, मतलब जो आर्थिक रूप से सशक्त महिला है, वो देख लेना तलाक रेट बढ़ रहे हैं। या आप देख लो जितने भी, इसलिए मतलब थोड़ा देखा करो, जब भी कभी कभी जैसे आर्टिकल लाते रहते हैं भाई तलाक दर बढ़ रही है इंडिया में, कारण क्या है देखना, उसमें वही महिलाएं रहेगी, मतलब ज़्यादा मतलब एक मैक्सिमम परसेंटेज वही महिलाएं रहेगी जो आर्थिक रूप से सशक्त है, तो वो डिसीजन ले रही है अपना, वो क्यों रहेगी फालतू में उसके साथ। ठीक है, मारपीट भी सही, वो नहीं सहेगी क्योंकि वो कमा रही है पैसा। ठीक है, लैंगिक आधार पर आर्थिक समानता की स्थापना करके, तो वह सॉल्यूशन क्या होगा, आर्थिक समानता की स्थापना करके और लिंग असमानता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे मान लो अभी केजरीवाल गवर्नमेंट होगी या कांग्रेस गवर्नमेंट है जो हज़ार रुपये महिला को दे रही है, मैं फिर बता रहा हूँ ना, गेम चेंजर साबित होगी आगे भविष्य में जाके ये चीज़ें। क्योंकि सोचो कि अपना वही है, डिपेंड करता है कि वो महिला उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पाती है, वो वाली बात है। मान लो जैसे हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो सोचो उसको कुछ उसकी अमाउंट रहेगी उस वुमेन के पास, तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ खरीदेगी, कुछ है तो मतलब 1000 रुपये से मैं नहीं मानता कि कुछ बड़ा बदलाव हो जाता है, पर तो गांव में 1000 रुपये मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। गांव में 100 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वहाँ 1000 रुपये गेम चेंजर साबित होगा महिलाओं के लिए। ठीक है, तो प्रमुख मुद्दा ये मांग क्या है, विवाह का विरोध। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कार्ल मार्क्स का मानना था कि विवाह संस्था जब तक रहेगी ना महिलाओं शोषण होगा तो वो तो ये साफ बोलता था कि भाई कम्यून में रहो, जिसके साथ मतलब लिव इन रिलेशन टाइप का है, वो अलाउ करता है कि ठीक है अपनी नीड पूरी करो, अगर सेक्सुअली नीड है खत्म, कोई ज़रूरी नहीं कि आप विवाह ही करो तभी ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, दूसरी बात अपना अगर मतलब वो डिपेंडेंसी, वो चाहता है कि विवाह सिस्टम ये चीज़ें नहीं रही। विवाह का विरोध और इसे अधीनता का स्वरूप माना, मैं वही बता रहा हूँ, कार्ल मार्क्स मानता था कि महिला अगर जब तक शादी करेगी जब तक उसका शोषण होगा। यार ये बात सही है। फिर जैसे मैरिटल रेप जैसे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस इस टाइप के कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जैसे ना आज देखो ना महिलाओं को शोषण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, घर में ही हो रहा है।
सबसे ज़्यादा शोषण महिला कहाँ हो रही है? घर में हो रही है। वो तो चलो ठीक है, बाहर निकल रही है तब तो हो ही रही है, परंतु घर में तो सबसे ज़्यादा हो रही है ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? संपत्ति का अधिकार देना चाहिए। तो गवर्नमेंट देखो ये कर रही है। तो ये मैं बता रहा हूँ, कार्ल मार्क्स की देन है ये सारी चीज़ें। समान वेतन, ठीक है, ये भी DPS में मेंशन किया। घरेलू कार्य को काम का दर्जा दिया गया और उनका हक दिलाया गया। ठीक है, बहुत सारी NGO आज इसमें काम कर रही है। मेरी आंटी यहाँ जो काम करने आती है भाई, वो उनको भी पता है तो मतलब सही बात है, होना भी चाहिए और उनको भी काम का दर्जा मानना चाहिए। महिलाओं को श्रमिक संगठन बनाने आदि की मांग तथा आर्थिक संगठनों में महिलाओं के उत्पीड़न का विरोध किया गया। तो इससे सब ऐसी बात है, अगर जब ये होगा तो सब ऐसी बात है, महिलाओं का शोषण कम होगा। प्रमुख नेता कौन से? डाला कोस्टा, ये जो नेता थे समाजवादी थी। ठीक है, इनके द्वारा किए गए प्रयास या इस आंदोलन के द्वारा किए प्रयास। 1960 से 70 तक अमेरिका में समान काम के लिए समान वेतन की मांग के लिए आंदोलन। फलतः 1973 में समान अधिकार संशोधन पारित, परंतु अभी तक लागू नहीं हुआ। सोचो, अभी भी लागू नहीं हुआ अमेरिका में। 1970 से 80 में डाला कोस्टा के नेतृत्व में ब्रिटेन व इटली में घरेलू कार्य को काम का दर्जा देने की मांग अभी तक नहीं माना गया। भारत में भी काम माना गया है, महिलाओं को कहाँ उसका पैसा मिलता है जो घर में काम करती है। ठीक है, अब देखो ये सबसे खतरनाक है भाई, रेडिकल फेमिनिज्म ये मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया है। पर ठीक है, क्या ही करोगे। जिस बोलते ना कि जो शोषण सहता है वही जानता है कि उसका विरोध फिर कितने लेवल पे करना है। तो महिला उस लेवल का जब सह रही है तो सब ऐसी बात उसी लेवल का विरोध करेगी। तो कल जो आपने बताया था ना सर, कल जो आपने बताया था आंध्र प्रदेश में माता पिता के अकाउंट में उसके आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो उसी तरह ना घर में वाइफ के साथ भी होना चाहिए कि अगर कोई काम करता है तो उसके कुछ पैसे उसके हाँ, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट उधर ऐसा प्लान किया गया है कि वहाँ तो गवर्नमेंट ही देने वाली थी कि मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ देगी महिलाओं को, परंतु फिर वो पार्टी हार गई तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर उस टाइम बहुत विरोध भी हुआ था उस चीज़ों का। पर मेरा ही मानना कि देखो आप वो नहीं करो, गवर्नमेंट क्यों फालतू में अतिरिक्त दबाव डाले, क्योंकि भाई समझ में राजकोषीय घाटा रहता है हमेशा। पर हाँ, मेरा मानना है कि एक पुरुष के जैसे मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, मैं खुद ही मानता हूँ कि अगर मैं कल जॉब वॉब करूँगा तो भाई एक फैमिली का, अगर वो मान लो कि पहली बात तो जॉब करे, सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो भी एक गुलामी है। अगर मान लो नहीं, बहुत सारी महिलाओं का ऐसा नेचर रहता है कि वो चाहती कि नहीं हम घर का ही काम करेंगे, हम बाहर का। बहुत सारी मैंने देखो, मैं बताऊँ ना, इतनी लड़कियों से मैंने बात की है तो मैंने हमेशा लड़कियों माइंड सेट कैच किया। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है नहीं हम जॉब करना चाहते हैं, हम आज़ादी से रहना चाहते हैं, वो ठीक है। कुछ लड़कियाँ ऐसी भी रहती है जिनको भाई कोई मतलब नहीं है हमें बस अपना घर का काम करना है, मस्ती रहना, बस खत्म। तो ऐसी महिलाएं भी रहती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए अगर भाई समझ बात पति की सैलरी में से एक फिक्स कुछ अमाउंट कट के जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पर फिर क्या होती है ना, देखो बात हमेशा संस्कारों की आती है, संस्कृति की आती है। तो फिर जब ये चीज़ें अपन हर चीज़ों को पैसों पे तोल देते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं अपने सांस्कृतिक मूल्य जो है उसमें टकरावट होती है। तो भी ये तो मेरा मानना है कि जस्ट नॉट एक कानून बनाया जाए, ये सारी चीज़ें नहीं। पर क्या करें, जब समाज में अनैतिकता इतने हाई लेवल पे पहुंच जाती है, जब माँ बाप को लोग खाना नहीं देते, ऐसा होता है तो सरकार को जब कानून बनाने पड़ते हैं। पर ये मेरा मानना है कि नैतिक दायित्व होना चाहिए और हर इंसान को करना चाहिए। तो जो आज अपने माँ बाप अगर अपने को 2 लात मार के भगा दे तो क्या करेंगे अपन? मतलब समझो, जब वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो अपने को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। तो ये नैतिकता का स्तर होना चाहिए समाज का। हर चीज़ें कानून से नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूँ। जब तक समाज का स्तर नैतिक नहीं रहेगा तो हर चीज़ें कानून पे नहीं हो सकती। और कानून कभी को हर चीज़ों को फोर्सिबल रूप से लागू नहीं करा पाएगा। तो ज़्यादा मेरा मानना कि नैतिक बने, अपनी लेवल पे जिम्मेदारी उठाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो रेडिकल महिलावाद कब देखते हैं। तो ये 1970 में प्रारंभ हुआ, पुरुष विरोधी आंदोलन था। मैं बता रहा हूँ ये बहुत खतरनाक आंदोलन है। ठीक है, उदारवादी नारीवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोप में अमेरिका में उद्भव हुआ। प्रमुख मान्यता लिंग असमानता का कारण है, पितृसत्तात्मक समाज है। तो ये बात सही भी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी रहती है तो वही सबसे बड़ा कारण है। जो पुरुषों की चलती है, पुरुषों की नहीं चलेगी। सब ऐसी बात है, महिला को दबाएगा, शोषण किया जाएगा। पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण पुरुषों द्वारा किया गया। अरे बात तो सही है, कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी। भाई देखो सब ऐसी बात है, मान लो कि जैसे मालूम मैं क्लास ऑर्गेनाइज कराता हूँ, अब इस क्लास का मैं ही आयोजन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़ को। तो मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करूँगा कि कब टाइमिंग रहेगा, क्या है। तो सब ऐसी बात है, रूल रेगुलेशन मैं ही बना रहा हूँ, तो मैं ही एक तरीके से मैं राज कर रहा हूँ। तो पैट्रियार्कल समाज में यही होता है कि वहाँ जो भी कानून बना, पुरुष, सब ऐसी बात है, पुरुष अपने आप को ऊँचा रखेगा ना, क्योंकि वही कानून बना रहा है। तो सब ऐसी बात है, वही ऊँचा रहेगा तो हमेशा ऊँचाएगा कि महिला दबके रहे। ये हकीकत है, यही है। और कहीं ना कहीं आज तक आपने कभी देखा है मैं तुम लोगों को आज बताता हूँ रियल रीजन क्या है शोषण का। कितने भी धार्मिक जो ग्रंथ उठा के देख लो, कोई सा भी रिलीजन देख लो, उसमें कभी महिलाओं ने कभी कोई धार्मिक ग्रंथ बनाया है? नेवर।
पूरा इतिहास हिस्ट्री उठा के देख लो आप, किसने बनाया? पुरुष ने। तो जब पुरुष ने बनाया तो स्वाभाविक सी बात है उसमें किसको दबाया जाएगा? महिलाओं को। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिस दिन महिलाएं कोई धर्म ग्रंथ लिखेगी, कोई शास्त्र लिखेगी, तो उस दिन देख लेना पुरुष को दबाया जाएगा। ये हकीकत है। जिसके हाथों में पावर ऑटोनॉमी होती है वो स्वाभाविक सी बात है कि अपने खिलाफ तो एक्शन नहीं लेगा ना। मान लो मेरे पास बिंदु को, तो मैं भाई इतना महामूर्ख से लियो कि मेरे को अपने आप को गोली में मारूंगा। तो यही कारण है महिलाओं को मैं इसीलिए बोलता हूँ कि राजतंत्र हो, धर्मतंत्र हो, वहाँ पे महिलाएं शोषण का शिकार क्यों होती है? क्योंकि जो धर्मतंत्र हो, राजतंत्र हो, कभी कभी सुना है कि रानी का शासन बहुत, इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ कि किसी रानी ने राज किया हो, बहुत कम, जिसमें मान लो कि महिला है वो शासन की, बहुत एक आध दो एग्जाम्पल मिलेंगे आपको पूरे इतिहास में। ऐसे याद रजिया सुल्तान का, पर उसको कहाँ एक्सेप्ट किया गया? और सोचो, हाँ दूसरी बात तो उसको एक्सेप्ट ही कहाँ किया गया था। तीसरी बात वो पुरुषों का वेशभूषा में जाके बैठती थी, तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी तो पेट्रियार्कल हावी हो ही गया ना आखिर में। लक्ष्मीबाई का देख लो, मर्दानी बोला जाता है, मर्दानी का मतलब क्या है? ये पेट्रियार्कल तो दिखा रहा है ना। मर्दानी क्या है? मर्दानी वर्ड पुरुषों के लिए यूज होता है, तो कहीं ना कहीं अपन उसको वो मतलब अपन ये मानते हैं कि मतलब देखो पेट्रियार्कल सोच देखो कितनी खतरनाक है। वो मानते हैं कि मतलब पुरुष ही सर्वोच्च है, वही मर्दानी होता है, वही होता है। तो फिर कोई महिला कोई ताकतवर बनी तो उसको ऐसा तो ये गलत बात है ना। तो कहने का मतलब यही है, समझो ये चीज़ पेट्रियार्कल है, ठीक है। तो महिलाओं की इस अधीनता का कारण, पितृसत्तात्मक समाज के निर्माण का कारण, महिलाओं को जीव विज्ञान गर्भधारण में यौनिकता में, वही बता रहा हूँ। सोचो ये जो मतलब रेडिकल जो फेमिनिज्म वाली जो महिला होती है वो अपने योनि को बाहर निकाल देती है। बोलते यही कारण है जो महिलाओं को शोषण होता है। बाल कटवा देती है, अपने स्तन को कटवा देती है, मतलब वो बहुत खतरनाक लेवल हो गया। इतना नहीं होना चाहिए क्या ही, पर कहने मतलब कि ये बायोलॉजिकल रीजन है जो भी महिलाओं को कमज़ोर बनाते हैं। तो उनका ये मानना कि इनको सबको हटाओ, महिलाएं आज़ाद नहीं हो पाएगी जब तक ये करती रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक है। महिलाओं की अधीनता की समाप्ति उनके द्वारा पुरुषों के साथ जीव के संबंध को समाप्त करके ही संभव। देख लो मैं बता रहा ना। मतलब शादीवादी सिस्टम सब खत्म करो, बायोलॉजिकल नीड है उसी को खत्म कर दो। तो ये गलत है, नेचर के खिलाफ जाना इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या मतलब है? प्रकृति ने, भगवान ने काहे ही बनाया है? फिर सबको एक जैसा बना देता। तो नेचर का भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा। इसलिए बता रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी हो या चाहे लाइफ हो, हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, गोल्डन मीन वाला, महात्मा बुद्ध का जो मार्ग है। और ये जीवन में भी सफल रहोगे आप, और यूपीएससी की तैयारी में भी सफल रहोगे। चाहिए याद रखना, मध्यम मार्ग अपनाना। कभी रेडिकल फेमिनिज्म कभी मत अपना लेना भाई। बहुत सारे लोग अपनाने की सोचते हैं, क्या ही करोगे। बहुत सारी लड़की मेरे भी ऐसे कॉन्टेक्ट में है जो रेडिकल फेमिनिज्म, उस टाइप रेडिकल फेमिनिज्म नहीं पर मतलब फेमिनिस्ट विचारधारा पर सही नहीं है। आखिर नुकसान महिलाओं को ही होता है, ये चीज़ याद रख लेना। अगर ज़्यादा आप किसी भी अति में जाओगे आप तो नुकसान आपको ही होगा। फिर ये चीज़ याद रखना, जो कोई भी चीज़। प्रमुख मुद्दा क्या रहा? पुरुषसत्ता का विरोध। भाई सबको मैं वही बता रहा हूँ ना, ये तो ऐसी जैसे वैशाली जैसी है ना। उनको हटाओ, लात मारो। फिर वो भी फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे। आज बहुत शांति सी लग रही थी, आज लगती है नहीं आई है वो। हाँ, नहीं तब तक जोश से तैयार हो जाता, ठीक है। मतलब मेरा कहने वाला कि देखो, अगर आप महिलाएं भी अगर एक दिन शासन करके पुरुषों को शोषण करें तो फिर क्या ही मतलब है? दोनों चीज़ तो एक ही हो गई ना। अरे भाई ऐसा समाज बनाओ जिसमें सबको इक्वलिटी मिले, जैसे फिर कल पुरुष आयोग बनेगा। ठीक है। स्त्री को भोग की वस्तु मानने का विरोध, तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये गलत है, एक वुमेन को ऑब्जेक्ट मानना, परंतु क्या ही करोगे। जैसे का सबसे बेस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि सबको पता है, जैसे मान लो सेल्समैन जो होती है वो हमेशा वुमेन क्यों रखी जाती है, या मान लो कि जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो महिलाएं क्यों रखी जाती है, ये समझो कभी, है ना। बहुत बार मैंने बहुत सारी दुकानों में देखता हूँ कि घर के मेंबर ही होते हैं जो लड़की, महिला नहीं, सुंदर महिला। अरे मेकअप करके भी सुंदर ही बन जाती है, क्या ही है। पर प्रायोरिटी में होता है सुंदर महिला। हाँ, ये होता है ना। आप इसका एरोस्टेज का देखो ना, एरोस्टेज में हाइट वाइट सब कलर वलर सब देखा जाता है कहीं ना। ये ना, ये माइंड रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीजें ऐसे में लिखी नहीं, अपने अपने कल्चर के हिसाब से होता है। अब साउथ अफ्रीका में कितने लोग सुंदर होते हैं, सब तो वैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ सुंदरता का मानक मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो अपना, ये अपना आइडियोलॉजी वेस्टर्न कल्चर है ना। सुंदरता मतलब वाइट, ये गलत है। ऐसा नहीं, सुंदरता उससे इसलिए होती। तो ये तो डेफिनेशन लोगों ने बदल दी ना, माइंड सेट वैसा काम कर रहा है। तो सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है सर। वाह वाह, क्या लाइन बोल दी भाई। ठीक है, अगला देखो। इसका मतलब ताजमहल सुंदर नहीं है अपने आप में। हाँ, ये बात तो सही है।
अगर देखने वालों की आंखें हाँ। हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखें खराब है, इसका मतलब अपने आप में सुंदर नहीं है वो। हाँ। अरे मतलब सॉरी, कहने का मतलब ये ऑप्शन होता में है, समझाया था। कहने का मतलब ये होता है, नजरिया होता है। आप चीजों को सोचो कि कवि होता है ना, कुछ कवि। मामलों में नजरिया होता है, कुछ मामलों में ऑब्जेक्टिव भी होता है। जरूरी नहीं है दोनों जगह भी हो सकता है। अरे वो देखो, वो चीजें रेफरेंस अपॉन, देखो उसकी सुंदरता मैं फिर बता रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें ना, लेकिन अब तुमने देखो, अब मैं एक चीज ध्यान से समझना। अभी देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। कभी मैं शायद उसका जो कभी पेंटिंग, जो अच्छा पेंटिंग बताओ जिसका बहुत अच्छा कोई पेंटर हो, बहुत अच्छा मोनालिसा किसी का मोनालिसा नहीं, नाम तो मतलब ध्यान पेंटर नहीं आ का, मतलब जैसे मान लो, ध्यान से समझना, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग होती है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तुम लोग उसको ना ऐसे हाथ फाड़ फाड़ के देख लोगे ना, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। जब तक तुम्हारी उस लायक दृष्टि नहीं होगी, मतलब समझो, तुम्हारा ऐसा अगर नहीं है, वैसी आंखें तुम्हारी नहीं बनी हो जो उसको पहचान पाए। जैसे बहुत बार कभी ना आर्ट गैलरी में कभी जाया करो, तो मैं साइकोलॉजिकल पेंटिंग बनाते हाँ, हैं। मतलब वो जो साइकोलॉजी पेंटिंग, वो आप नहीं देख पाओगे भाई, वो उस लेवल सर की। सर मुझे यहाँ पे ना एक मूवी ध्यान आ रही है, वो अक्षय कुमार वाली मूवी होती है, उसमें अनिल कपूर एक पेंटिंग बनाता है, हाँ हाँ, अरे गाड़ी वो के बोनेट वेलकम पे उसमें अक्षय वेलकम मूवी। कुमार को बिठाता है। वेलकम मूवी। उसमें पता ही नहीं चलता कौन कहाँ बैठा है, और उसकी नीलामी होती है तब उसको ऐसे जयकारे लगाए जाते हैं उसके। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज याद रखो कि मतलब ये चीज भी है कि भाई देखने वाले का नजरिया कैसे, देखने वाले को पता ही नहीं है तो फिर क्या ही होता, सुंदर वो चीज कितनी भी सुंदर हो, पर जब सामने वाले को पता ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक है। वो जो बड़े बड़े पेंटर लोग पेंटिंग बनाते हैं ना सर, तो वो घटिया सा भी पेंटिंग रहता है, वो बहुत अरे वो अरबों तुम्हारी रुपए में आंखें घटिया बिकता है, मालूम है। है? वो तुम्हारी आंखें घटिया। अरे और मैं यही हाँ, तो ये समझा तो रहा अभी हूँ। मेरा ही डायलॉग था। हाँ नहीं, लेकिन वो है ना सर कि वो अगर कोई आदमी खरीद लेता है तो उस पे टैक्स फ्री हो जाता है, और वो उसी चीज को किसी म्यूजियम में लगा देता है, और उस म्यूजियम से वो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए करके वो भी अरबों रुपए कमा लेता है उससे। ऐसे होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपके ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। देखो, तो मैं ये बता रहा हूँ, रेडिकल फेमिनिज्म बहुत खतरनाक है। ठीक है। प्रजनन में यौनिकता को स्वयं नियंत्रित करने के अधिकारों की मांग, अर्थात नियंत्रण एवं गर्भपात का अधिकार और समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने में। ये लेस्बियन कल्चर का मतलब इस टाइप को प्रमोट करना चाहते हैं कि हम क्यों पुरुष से हम अपनी जो सेक्सुअली नीड पूरी करें, सोचो। तो मतलब ये बहुत एक अपर लेवल का है, क्या ही करोगे, मतलब इतना भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। देखो मैं मानना कि ये चीज़ याद रखना कि मतलब जैसे अगर आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ोगे तो वहाँ पे महिलाओं को बोला गया कि जैसे दो रथ, मतलब रथ के जो फीए होते हैं ना, दो पहिए होते हैं, बिना अगर एक पहिया अगर पीछे हो जाएगा, ठीक है, तो वो रथ नहीं चलेगा। तो वैसे ही संसार की अगर गति को चलाना है, मतलब इस संसार को अच्छे तरीके से चलाना, समाज को अच्छे तरीके से चलाना, किसी देश को अच्छे तरीके से चलाना है, तो वहाँ पे महिला और पुरुष बराबर होने चाहिए। ये हकीकत है। वहाँ कम बत्ती कम ज़्यादा चलेगा ही नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। और कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखना कि जैसे IAS अधिकारी देख लो ना, महिलाएं 10% भी नहीं बनती है, उठा के देख लो। और यही कारण है कि समाज में असमानता बनी रहेगी, शोषण होता रहेगा महिलाओं के साथ। पार्लियामेंट में देखो ना, अभी 33% देना चाह रहे हैं अभी, तो अभी पता नहीं वो कब लागू होगा तो अलग बात है। अभी 16% समथिंग महिला है। सोचो जो 50% महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा इसमें, तो कैसे महिलाओं का जो है समानता आएगी। समानता वहाँ से लानी पड़ती है। मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी राजनेता लोग कभी चाहते ही नहीं है। मोदी कभी चाहता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर मेरे पास सामने कोई वुमेन हो, कभी नहीं, नेवर, चाहे वो कितना भी अपने आप को बोल ले। अमित शाह कभी अपने को चाहेगा कि नहीं कोई देश की प्राइम मिनिस्टर महिला बने, कभी नेवर, नो। ये चीज़ समझो आप लोग, ये देश की लीडरशिप भी नहीं चाहती कि महिलाएं आगे बढ़े, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। प्रमुख नेता सिमोन द ब्यूअर, इसका नाम आपने सबने सुना होगा कि स्त्री जन्म नहीं लेती है बल्कि बनाई जाती है। उन्होंने बुक लिखा था द सेकंड सेक्स। ठीक है। वुमेन इज नॉट अ बॉर्न, इज अ मैड। पर देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना, इसका वुमेन का मतलब वुमेन मत समझना यहाँ पे। देखो मतलब जब नेचर जब किसी को जन्म देता है, ध्यान से समझना, ये मैं बहुत एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना है इसको। जैसे मान लो कि कोई घर है जिसमें मान लो एक लड़का हुआ है, बॉय हुआ है, और एक लड़की हुई है। ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब नेचुरली तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है, वो एक अलग मामला, उसको भूल जाओ अभी।
सोचो कि जस्ट 2 आँख 2 कान सबके हैं, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो बॉय जब होगा तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसका पहले तो अपन क्या करते हैं, ड्रेस जो है चेंज कर देते हैं, यहीं पे जेंडर आ जाता है। सबसे पहली चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे जेंडर आ जाता है, ड्रेस में ही जेंडर आ जाता है। सोच लो, तो ये महिला भाई, ये अब सोचो कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो ड्रेस के आधार पर डिवाइडेड हो जाता है। फिर दूसरा, उसको खिलौने, महिलाओं के खिलौने अलग होते हैं, पुरुष के खिलौने अलग होंगे, वो ऑटोमेटिक बना दिया जाता है, ठीक है। जब वर्ड्स बोले जाते हैं, छोटे कभी बच्चों को ऑब्जर्व देखना, जिनके सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो छोटे छोटे बच्चे उनके अभी बोलना ही शुरू करें, उनके सोशलाइजेशन प्रोसेस देखो, उनको जब लड़की होगी तो लड़के जैसे मतलब वर्ड अगर वो बोल रहा है, जैसे मतलब बच्चों में क्या होता है ना, बच्चा देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चा क्या होता है कि वो सीखता है। अब जैसे मान लो कि एक लड़की है, वो 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान से समझना ये चीज़, अगर इसका सोशलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ये लड़की है वो लड़कों की तरह बिहेव करेगी, बोलना, पहनावा, अगर घर वाले इसको फोर्स ना करें, अगर नेचुरली रूप से छोड़ दिया जाए तो वो बॉयज़ की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर एक बॉयज़ हो, अगर बहुत सारी गर्ल्स हो, छोटे छोटे बच्चे गर्ल्स हो, तो मान लो ये गर्ल्स वाली लड़की कल्चर फॉलो कर रही है, मतलब बिंदिया लगाना ये सब, तो ये बॉयज़ भी ये फॉलो करेगा। अगर इसको डाटा नहीं चाहिए एक अलग मामला है। जैसे मेरे घर में मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, मेरे भैया, तो वो भी मान लो कि बक्कल लगाना चाह रहा है, वो टीके लगाना चाह रहा है, वो लड़का तो ये सोशलाइजेशन है। तो मतलब सिमोन द बोवेलियर का कहना है कि वुमेन को, मतलब जो ढांचा है बाहरी, जो जिससे अपन पहचानते हैं कि महिला क्या है, लंबे बाल रखना महिलाओं का, ध्यान से समझना ये चीज़, उससे, ठीक है। इसलिए देखना आजकल जो फेमिनिज्म को फॉलो करती है, महिला बाल नहीं रखती, कटवा देती है बालों को, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मान लो कि बिंदिया लगाना, ठीक है, हाथों में कुछ कंगन पहनना, देखना जो फेमिनिस्ट जो लोग महिला होती है वो ये नहीं करेगी, बिंदिया लगाना ये सब फालतू का बात, ठीक है। ड्रेस भी वो पुरुषों जैसे सेम पहनने का प्रयास करेगी, जीन्स विन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब कि जो यहाँ पे वुमेन का मतलब है वो बाहरी ढांचे की बात की जा रही है, जिससे वुमेन को पहचाना जाता है। हाँ, वुमेन जैसे मान लो वुमेन जो महिला होती है वो शालीनता से बिहेव करे, वो पुरुषों की तरह एकदम वैसा ना हो, दबंग ना हो, तो इसलिए बोलते हैं ना कि ये मर्दानी आ गई, मतलब जिसमें पुरुषों के जैसे ज़्यादा गुण आ गए हैं, समझो ये चीज़। तो वुमेन का मतलब कि वो शालीन रहे, प्यार से बात करे, गुस्सा ना करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन बोली गई कि वुमेन बनती नहीं, उसको बनाया जाता है, सोसाइटी उसको सोशलाइजेशन इस तरीके से करती है ताकि वो वुमेन जैसे दिखे, बने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। आगे कैट मिलियन, जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सत्ता का निर्माण पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जितने भी शासन पद्धति रही है, राजतंत्र रहा, धर्मतंत्र रहा हो, या अभी लोकतंत्र है, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ पुरुषों का ही है। आप देख लो कोई से भी कंट्री, बहुत एकाध रेयर केसों में 2-3 कंट्री होगी जहाँ पे कोई महिलाएं शासन कर रही है। क्या आज कितने भी तुम डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ, नहीं, वहाँ पे वही हालत है, ठीक है। फिर एस प्रिस्टोन था द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बुक्स का नाम याद रख सकते हो, जिसमें खासतौर से ये तो याद रखना ही, जब भी महिलाओं को लिखना हो तो इसका जरूर लिखना, ठीक है। किए गए प्रयास इनके द्वारा 1960 का दशक, यूरोप में चेतना जागृति मंच का निर्माण, और पहली बार स्त्री द्वारा पुरुषों के विरोध में और पुरुषों से पृथक अपने अलग समाज के निर्माण पर बल। सोचो कि हम पुरुषों के साथ रहना ही नहीं है क्या एकदम बहुत टॉप मोस्ट लेवल का। 1968 पुरुष सत्ता का प्रतीक, सौंदर्य प्रतियोगिता का विरोध हाँ, जो ये वुमेन कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस यूनिवर्स, इनका विरोध किया गया। अरे सही बात है यार, क्या है ये यही तो चीज़ें होती है जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन बढ़ाती है, यही तो होता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट बिकवाती है मार्केट में। तुम्हें क्या लगता है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऐसे ही होते हैं क्या? उनका बहुत बड़ा पर्पज होता है, बहुत बड़ा मोटो होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ ये चीज़ सही नहीं है, महिलाओं को नग्न प्रदर्शन करवाना, फिर उनके आधार पर वो चीज़ें देना, मतलब अगर आप एक सभ्य समाज में देखोगे तो चीज़ें सही नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। मूवीज़ में देखो ना, मूवीज़ में देखो महिला को कैसे उपयोग होता है। अगर वो बोल्ड सीन दे रही है तो अच्छी मूवी चल रही है, तो गलत है ना, ये क्या ही करोगे आप, ठीक है। पर वही है, जैसा समाज वैसा ही परोसा जाता है समाज में। 1972 फ्रांस में 300 फ्रांसीसी महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से छपवाया गया कि मैंने गर्भपात करवाया, सोच लो तो मैं बताऊँ ये टॉपोस्ट लेवल पे रेडिकल फेमिनिज्म। 1982 यूएसए महिलाओं द्वारा पेंटागन, रक्षा मंत्रालय जिसे पुरुष प्रभुत्व शोषण का प्रतीक माना गया था, उसका विरोध किया गया। सोचो अमेरिका में ये हालात है। 1967 से लेकर 92 तक समलैंगिक संबंध को मान्यता देने तो अनेक आंदोलन किए गए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं पुरुष के साथ में
मेल मेल करे। पर देखो मेरा मानना नेचुरली हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब तुम ज़बरदस्ती ये चीज़ें कर रहे हो तो सही नहीं है। रेडिकल महिलावाद का स्वरूप सेपरेटिज्म प्रमुख मान्यता है कि भाई पुरुष स्त्री से अलग हो जाओ, और अलग है एक जैसे समझना ही नहीं। वो पति पत्नी किसी संबंध में तैयार नहीं रहेंगे। स्त्री अधीनता का कारण स्त्रियों का यौन संबंध हेतु पुरुषों पर निर्भरता है, देख लो। इसीलिए ये मांग कर रही है, सोच लो, समलैंगिक संबंध। ये मतलब नेचर के खिलाफ जाके ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या ही करोगे अब। पुरुषों के साथ इस संबंध को समाप्त करके ही महिला मुक्ति संभव है। तो वही है लेस्बियंस फेमिनिज्म, ठीक है। तो उसकी मांग और प्रमुख। तो ये तो उनकी प्रकृति है ना, वो अपनी इच्छा से तो नहीं करना चाह रहे ना। अरे नहीं, वो मतलब वो देखो, जब सबाई सी बात है तुम्हारे जैसे मान लो एक नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल लड़की हमारी सबाई सी बात है, पुरुष के प्रति आकर्षण होगी। पर इनका मानना है कि अगर तुम पुरुष के प्रति आकर्षण हुई तो तुम्हारा शोषण होगा। तो सीधी सी बात है, खत्म करो उसको। नहीं लेस्बियन वाली बात पे बोली। हाँ, लेस्बियन तो मतलब नेचुरली होती है, परंतु ये और मतलब अपने आप को आर्टिफिशियली क्रिएट करके अपने सोचो उनके साथ करना चाह रही है, महिलाओं के साथ ही। तो उनको मानना है पुरुष के साथ करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सेक्सुअली डिपेंडेंट रहे पुरुष पे तो आपको शोषण होगा। हाँ, वो तो तय। तो अगर मैं बहुत सारी अंदर की बातें बताता हूँ तो सुनो। जैसे क्या होता है ना कि ये मतलब ये सोचो कि बहुत डीप लेवल की बात है, पर थोड़ा अवॉइड करना इन चीज़ों को, मतलब रियलिटी है। परंतु आजकल क्या हो रहा है ना कि मतलब जब ये फेमिनिज्म बहुत जब टॉप मोस्ट लेवल पे चले जाएगा, अब देखना कभी ऐसी लड़कियों से मिलना, तो उनका ये मानना कि जैसे मान लो कि जो सेक्स टॉयज होते हैं वो उनका यूज करती है। सोच लो मतलब क्या ही करोगे आप, दुनिया को किस लेवल पे लेके जाओगे। तो जब उनको लगता है कि पुरुष हमारे साथ इसी कारण से शोषण होता है, तो वो फिर सेक्स टॉय यूज़ करती है, फिर लेस्बियन हो गया उस टाइप से यूज करेगी। तो इस लेवल की चीज़ें होती है, समाज है, क्या ही करोगे, ठीक है। पर मेरा मानना है, देखो बी ऑनेस्टली, मेरा एक रहा है कि पर्पज, देखो आज़ादी की भी एक सीमाएँ होती है, ठीक है, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप दूसरों की आज़ादी को छीनोगे या फिर कुछ ना कुछ गलत करोगे। एक सीमित तौर पे मतलब नॉर्मल इंसान रहो, हाँ, पर ये है कि आप भी किसी के साथ गलत मत करो, तो आपके साथ गलत हो वो भी मत सहो, सीधी सी बात ही है। अब ऐसा नहीं कि सेपरेटिज्म ला दो पूरा, ये चीज़ें वो ठीक नहीं है, क्या ही करोगे। परंतु अब मानने वाले मैं बताऊँ ना भाई, कभी मिलना फैमिली लड़कियों से बहुत खतरनाक होती है। पर मैं कभी उनके सामने झुका नहीं। मेरा मानना कि चाहे आप कैसे भी हो, कैसे भी आप लाइफ जीना चाहते हो, कुछ भी हो, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पुरुषों को शोषण करो, फिर वो भी तो गलत है ना, वो भी गलत है एक तरीके से, ठीक है। नारीवादी आंदोलन स्त्री संबंधों के प्रति उदासीन रहा है और होमोफोबिया से ग्रसित रहा है। पितृसत्तात्मक मूल्यों का प्रभाव है कि समलैंगिक संबंध घृणास्पद में विकृत है। अब सोचो कि पैट्रियार्कल माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वे मानते हैं कि जो लेस्बियन जो महिलाएं करती है वो गलत है। मेरा मानना, देखो ना, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहूँगा कि मेरा मानना कि अगर भाई नेचुरली कोई करना चाह रहा तो उसको करने देना चाहिए, शादी की राइट सब मिलनी चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि यार जस्ट नेचुरल आज़ादी मिलनी चाहिए, इसमें क्या ही है। जैसे मान लो कि एक जस्ट रियलिटी खुद सोचो, जैसे मान लो मैं पुरुष हूँ तो भाई सबाई से तो मेरा आकर्षण, अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ तो मेरा फीमेल के प्रति अट्रैक्शन रहेगा। अब मान लो मैं एब नॉर्मल हूँ तो भाई हो सकता है मुझे लड़कों के प्रति इंटरेस्ट आए, तो दैट्स माई नेचुरल फिनोमेना है ना। अब इसको को मेरे को ज़बरदस्ती को चाहिए नहीं कि मैं लड़की की तरफ अट्रैक्ट हूँ, तो गलत है ना। मेरा मानना चाहिए इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्या ही करोगे। परंतु चाहे कितना भी गंदा समाज रहे, परंतु ये नहीं होना चाहिए कि उनके अपने अपने राइट से उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। मतलब इंटरेस्ट का विषय है भाई, स्वाभाविक सी बात है। किसी को मान लो कि करेले की सब्जी खाना पसंद है, किसको नहीं है। अब तुम जबरदस्ती को करेले की सब्जी, हाँ सेम यही हम बोलने वाले थे, करेला नहीं पसंद, किसी को तो नहीं पसंद, और तो जबरदस्ती इसको करेला खिलाओगे, तो ये बहुत गलत है समाज में, क्या ही करोगे। मेरा देखो, मैं फिर बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी रहा हो, अगर मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया तो मैं तो यही बोलूँगा, और मैं इसके समर्थन में हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। और मेरा मानना कि देख लो, जो DY चंद्रचूड़ था उसने भी यही बोला, वो भी उसके समर्थन में था, भाई शादी का अधिकार मिलना चाहिए। मैं समझ में नेचुरली, भाई नेचुरली कोई किसी तरफ इंक्लाइन हो रहा तो तुम यार क्यों फालतू जबरदस्ती कानून वानून ये ला रहे हो, ठीक है। विषम लैंगिक यौनिकता भी पितृसत्तात्मक समाज के कारण संभव हुआ, ठीक है। मतलब इनका ये मानना है कि ये पैट्रियार्कल समाज है इसीलिए ऐसा बन गया। तो ऐसा नहीं है, दैट्स नेचुरली ये है कि पुरुष एक, अरे हाथ से सैली हुआ ही, पूरा सृष्टि का क्रिएशन ही ऐसा ही हुआ है। एक मेल है जो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है, उससे जनरेशन आगे बढ़ती। अब ये सोचो, रेडिकल फेमिनिज्म वालों को मानना है कि ये पुरुषों द्वारा तैयार किया गया। क्या ही करोगे।
मतलब इसमें भी है ना बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें, पर मेरा मानना है कि वो अननेचुरल है। जैसे उसमें है ना एक ऐसा केस किया गया, एक लड़का है, उसको मतलब एक रूम में छोड़ा गया, मतलब जब बचपन से लेके, तो फिर जब उसको बाहर जब लाया गया, ठीक है, तो उसका फिर बिहेवियर चेक किया गया कि फिर वो किसकी तरफ भी नेचुरली इंक्लाइन होता है या सोसाइटी द्वारा बनाया जाता है ऐसा। पर मैं है ना एक चीज़ एग्जांपल देना ठीक तो नहीं होगा, परंतु मैं तुम्हें समझाने के लिए दे देता हूँ। कभी कभी जैसे मान लो कि अगर आपने घरों में कभी देखा होगा, चाहे कुत्ते को देखना, वो कुत्ता कभी कभी ऐसे इसलिए होता है कि गाय या उसके साथ सेक्स करना चाह रहा है, किसी और एनिमल के साथ नहीं होता है ना। ये भाई, ये मैं फिर बता रहा हूँ, नेचुरल फिनोमेना है। पर कुछ लोग बता जाए कितना भी साइंस तुम लगा लो, मैं फिर बता रहा हूँ दैट्स ए नेचुरल। पर ये सृष्टि के क्रिएशन का मूलभूत आधार है ये। अब लोग मतलब वो ये डिफरेंट डिफरेंट वो थ्योरेटिकल लाते रहते हैं, परंतु मैं बताऊँ सब वो फालतू की बात है भाई, नेचुरल ही है ये। पुरुषों के साथ यौन संबंधों को समाप्त करके महिला मुक्ति संभव है। ये लेस्बियन संबंधों द्वारा ही संभव है, सोच लो। तो मतलब वो चाह रहे कि सोचो वो एक नॉर्मल महिला है, परंतु वो बस समझ बात है पुरुष की तरफ आकर्षित होगी, परंतु वो नहीं चाह रहे, नहीं, अगर आप सेक्सुअल लीड करना चाहते हो तो एक वुमेन के साथ ही करो, पुरुष के साथ करोगे तो आपका शोषण होगा, तो गलत है, क्या ही करोगे। परंतु प्रमुख नेता एड्रियन रिच यूएसए, सेरी मोकोगा यूएसए, मोनिका विटिकेट फ्रांस। नोट, उपरोक्त लेस्बियनिज्म की प्रतिक्रिया में 1969 में स्टोनवॉल विद्रोह यूरोप में के साथ गे लिबरेशन मूवमेंट का जन्म हुआ, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे और चीज़ें आगे बढ़ने लगी। इस प्रकार 1980 तक आते आते महिला आंदोलन कई भागों में विभक्त हो गया। अब समाज वाले सब अलग अलग हो गए, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट, ठीक है, सेपरेटिस्ट फेमिनिज्म, लेस्बियन फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, अब सब अलग अलग हो गए। अब एक और देख लेते हैं ब्लैक फेमिनिज्म क्या होता है, जो महिलाओं के साथ होता है। और मैं हाँ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना कि सोचो सबसे पहली बात तो महिला होना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, उसके साथ जो शोषण होते हैं। अब महिलाओं में अगर मान लो दलित महिला हो तो और ज़्यादा शोषण, और सोचो वो दलित महिला में काली महिला है, सोचो उसका क्या हालत हो, मतलब निकृष्ट अवस्था, मतलब बहुत सारी महिलाएं मर जाती है भाई, सुसाइड कर लेती है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसे एक तरीके से जैसे जो एड आता है, जो फेयर एंड लवली का एड आता है, ये ब्लैक महिलाओं के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। जिस समाज में महिलाओं को बस उसके कलर के आधार पर जज किया जा रहा है, जिस समाज में, वो बहुत खतरनाक है। वहाँ वो समाज में महिलाओं को इज्जत नहीं है, चीज़ याद रख लेना। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और ये जिस तरीके से रंग भेद जो नीति है, सोचो जो गांधी के साथ हुआ तो कुछ ही रंग भेद नहीं, जो महिला तो ये ऐसे गांधी के साथ जो हुआ वो क्या, वो तो जो भारतीय महिला जो मतलब जो भी है, काली महिला जो होती है, ब्लैक महिला होती है, वो रोज सहती है, और उसको हर जगह उसको झेलना पड़ता है, घर से लेके समाज, सोसाइटी, हर जगह, ठीक है। इवन सुंदर लड़कियों को जॉब में भी अलग अलग बेनिफिट मिल जाते हैं, लेकिन सामने लड़कियों को नहीं मिलते। हाँ ये तो प्राइवेट जॉब में तो खास, ये होता है, प्राइवेट या हर जगह से गवर्नमेंट, हाँ नहीं वो मैं भी काम किया हूँ, मुझे पता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, क्या ही करोगे। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, यू कैन नॉट ए मेकिंग द आइडियल सोसाइटी, वी कैन ट्राई कर सकते हैं कि हम नहीं अपने लेवल पे एटलीस्ट। तो मेरा मानना है कि यार अपने लेवल पे हम चीज़ें ना करें, किसी के साथ भेदभाव करना वो चीज़ें सही नहीं है, बहुत गलत है। मैं फिर बता रहा हूँ ये समाज बहुत खतरनाक है। इसके लिए मैं तुम्हें लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा। शायद अगर आप लोग धारावाहिक देखते होंगे, पहले एक धारावाहिक आता था जिसमें याद करो एक महिला थी, वो सुंदर थी परंतु काली बन के रहती है। वो इसलिए काली बन के रहती है कि ताकि पुरुषों द्वारा उसका कोई शोषण ना हो। नकुसा, अब पता नहीं, जो भी एक धारावाहिक आता था, मैं थोड़ा एक बार, नकुसा है, नकुसा। हाँ भाव वाला नकुसा। हाँ जिसमें वो काला पूरा, चंद्रकांता सर, चंद्रकांता। चंद्रकांता नहीं, नकुसा है वो, मतलब छोटे कास्ट की रहती है, बहुत सुंदर रहती है, तो उसकी मम्मी उसको मुंह के रखती है। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसी स्टोरी आप लिख सकते हो, ऐसे में बहुत काम आएगा, ठीक है। मतलब मेरा मैं कहने वाला था, ये चीज़ें यू हैव टू रियलाइज थोड़ा अपने आप को ना। कभी इसलिए बता, यूपीएससी की तैयारी भाई रियलाइजेशन करवाती है आपको, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूपीएससी की तैयारी एक अभी हाइट के ऊपर पे बनाया अनमोल करके सीरियल, वो छोटी हाइट रहती है तो उससे भी कोई शादी नहीं करता, कहते इसको सर्कस में भेज दो। हाँ ऐसा मेरे पड़ोस में भी एक लड़का था छोटा सा, उसकी भी शादी नहीं हुआ, आखिर में मर गया लॉकडाउन में। कैसे? लॉकडाउन, कोरोना। अच्छा, कोरोना से कि दुख में? नहीं, कोरोना के कारण मरा।
तो मतलब बहुत बहुत झेलना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये समाज इतना खराब है, क्या ही बताऊँ तुम्हें। मतलब बहुत, मतलब भाई मतलब सबको अलग अलग प्रकार के भेदभाव झेलने पड़ते हैं, क्या ही करोगे। इसलिए इसलिए मैंने माना कि यार आप लोग एटलीस्ट ये तो मत ही करना जीवन में, इन फालतू की चीज़ें अपने जीवन में मत रहो, खुश रहो, किसी दूसरे के जीवन को काहे फालतू में, ठीक है। चलो, नारीवादी आंदोलन से ब्लैक स्त्रियों की उपेक्षा हुई, ठीक है, समझ बताइए, इन महिलाओं को तो कोई मांग ही नहीं उठी ब्लैक स्त्रियों की मुक्ति तभी संभव है जब वाइट श्वेत लोगों से ब्लैक अश्वेत लोगों की मुक्ति हो जाएगी। ये तो वही बात होगी जैसे अमेरिका में, जैसे आज भी सोचो इतना साल हो गए, 200-250 साल हो गए आज़ादी को, आज भी वहाँ पे ब्लैक्स के साथ क्या, सोचो आज भी मानसिकता। यही याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे कितना भी हो जाए, जातिवाद ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, ये मानसिकता है, अरे मेंटलिटी है, हज़ारों सालों से कचरा भरा हुआ, ऐसे साफ नहीं होगा, बहुत हज़ारों साल लगेंगे। जैसे अंग्रेज़ वहाँ पे सोचो इतने पढ़े लिखे, उसके बावजूद भी ब्लैक्स के साथ जिस तरीके से मिसबिहेव करते हैं, तो वही चीज़ सेम इंडिया में है, ये याद रख लेना। तो प्रमुख नेता रहे एंजेला डेविस और एलिस वॉकर, इन्होंने फेमिनिज्म की जगह वुमेनिज्म शब्द प्रयोग किया, ठीक है। किए गए प्रयास 1972 यूएसए के ब्लैक महिला संसद के राष्ट्रपति नहीं बनने का विरोध, सोचो वहाँ पे भी नहीं बनना दिया गया। 1978 यूके में ब्लैक मूवमेंट ग्रुप का निर्माण 1980 के बाद सभी देशों में फैला हुआ, और भारत में शरद पाटिल के नेतृत्व में इस तरह का आंदोलन क्रियाशील। जब तक ऊंची जातियों से नीची जातियों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक लिंग समानता को प्राप्त नहीं हो सकती। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ ना कभी ऑब्जर्व करना ना कि जो अपर कास्ट होती है उसमें महिलाएं सुंदर क्यों होती है ये हकीकत है। बहुत रेयर चांसेस मिलेंगे कि 90 में से मेरा मानना है कि 99% वुमेन जो अपर कास्ट में रहती है वो सुंदर ही रहती है। बहुत रेयर चांसेस जो ब्लैक महिला मिल जाएगी, 1% भी नहीं। सोचो इसका कारण क्या है। इसका कारण आप देखोगे तो सदियों से जो शोषण होता है, क्या होता था, अगर आप जब मैरिज सिस्टम पढ़ोगे ना, शायद मैंने पढ़ाया भी था उस दिन, कि क्या होता है कि जैसे सोचो कि मतलब अपर कास्ट का लड़का वो नीचे कास्ट की महिला से शादी कर सकता है, ध्यान से समझना, ये नियम बना दिया गया ताकि अच्छी अच्छी लड़कियों को छाट के अपने उसमें ले आओ। सोचो कि मतलब किस तरीके से डिजाइन किया गया चीज़ें। और वहीं यहाँ पे एक मान लो एक पुरुष है नीचे कास्ट वाला, उसको अगर वुमेन, आज भी देखना, आज भी अगर मान लो किसी को लोअर कास्ट का लड़का है, उसको अपर कास्ट की लड़की पसंद आ गई ना, वो जो अपर कास्ट जो समाज है उस लड़की को मार देगा और अपनी लड़की नहीं देगा। ये चीज़ ध्यान से समझना। एक और चीज़ है ना, अगर आप रियलाइजेशन करना, जो जितनी लव मैरिजेज होती है, ये वाली लव मैरिज आज भी इजीली हो जाती है। अपर कास्ट का लड़का है, बिलो कास्ट की लड़की है, हो जाती है शादी। पर अगर बिलो कास्ट का लड़का है और अपर कास्ट की लड़की है तो बहुत रेयर, कम चांसेस है जहाँ लड़की के फैमिली वाले मान जाए। आप उठा के देख लेना कितने भी केस स्टडी, ठीक है। तो यही कारण होता है कि जब सोचो कि अच्छी अच्छी चीज़ों को छाट के वो लोग ले जाते हैं तो बेचारे वो नॉर्मल लोगों के लिए फिर क्या ही बचेगा। तो फिर यही होता है कि वो लोग पैसे रहते हैं। इको फैमिली सर, महिलाओं का ना सर सुंदर, महिलाओं को सुंदर बनाने का ना, मूर्ख बनाने का चलन चल गया है। ये जो जितने भी बड़े बड़े वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे जहाँ मेकअप होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो बड़े बड़े जारा वगैरह में जो, अरे ब्यूटी पार्लर, तो जारा वगैरह में ना बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ लगी होती है 2000 रुपए का मेकअप, 3000 रुपए का। मैंने तो 6-6 हजार रुपए का लिस्ट देखा मेकअप का। अब बेवकूफ बनाना ही तो है ये। तो और क्या, यही तो चीजें होती है जो फिर इनके प्रोडक्ट कैसे बिके। अरे शाहरुख खान की लड़की को ले लीजिए, कितना उसका रंग इतना ज्यादा डार्क था जिसकी कोई हद नहीं है। अजय देवगन की लड़की का रंग डार्क था। ये लोग सब स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट करा करा के गोरा कर दिए बच्चों को। उनके पास तो पैसा है ना। अब हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट ले। अरे कोई जरूरत नहीं, जैसा हो वैसे रहो, ठीक है। चलो, इको फेमिनिज्म प्रमुख मान्यता, पर्यावरण भी महिलाओं की तरह शोषण का शिकार है। ये बात तो सही है। और कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी जो वस्तु होती है वो इन्वायरमेंट के साथ भी होता है। पर्यावरण का शोषण मुक्त करके ही महिला मुक्त संभव है। सोचो क्या कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण मुक्त होगा तो महिला ही मुक्त हो जाएगी। प्रमुख नेता मारिया यूएसए की थी, वंदना शिवा भारत जो भारत की थी। किए गए प्रयास 1984 में यूएसए में नाभिकीय बिजली घर का विरोध, भारत में चिपको आंदोलन गोरा देवी के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये याद रखना। 2001 के बाद में महिला आंदोलन में एकीकरण की प्रवृत्ति का विकास। अब इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले सोचो अलग अलग हो गए थे, वापस इंटीग्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता कि अगर ऐसे अपन अलग अलग रहें तो कोई अपनी मांग नहीं सुनेगा, ठीक है। तो यूएसए द्वारा इराक पर आक्रमण का सभी महिलावादियों द्वारा विरोध, शायद अभी है ना जो इजराइल द्वारा किया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। भाई उस महिलाओं की क्या गलती है, उन बच्चों की क्या गलती है?
तो ये बात सही भी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचा जाए तो उनकी क्या गलती है यार, क्यों उनको फालतू में मार रहे हैं। संसद में समान प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सभी महिला संगठनों द्वारा संगठित प्रयास, अरे बात सही होना भी चाहिए। विश्व महिला आंदोलन समीक्षा, दुनिया के लगभग सभी देशों में महिलाओं को कई नागरिक अधिकारों की प्राप्ति संभव हुई है, उनके आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है और उनका सशक्तिकरण संभव हुआ। ठीक है, अपेक्षित लक्ष्य से दूर है अभी भी। मीडिया, एनजीओ व युवाओं के सहयोग से आधुनिक शिक्षा व आधुनिकता के मूल्यों के प्रसार द्वारा पुरुष मानसिकता को लिंग समानता की दिशा में परिवर्तित करके और विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के द्वारा एक आदर्श लिंग समानता से युक्त मानव समाज का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में मुस्लिम, अब देखो अब ये चीज़ और देखना, मुस्लिम महिलाओं की तो और खराब हालत है। तो जो हिंदुओं में अगर आप जाओगे तो अपर कास्ट ये सब SC ST में जाओगे तो और बुरा हाल है। वैसे मुस्लिमों में अच्छा पहले एक बात बताओ सर, ये जो मुस्लिम्स में जो अभी इंडिया में तो मुझे नहीं मालूम है कि इंडिया में मैंने नहीं देखा है, सुना है, लेकिन होते होंगे अदर कंट्रीज में 3 शादियां 4 शादियां क्यों कर लेते हैं? मतलब कि यहाँ तो जैसे कि 1 शादियां कर ली, ठीक है, तो अब क्या कोई ऐसा उसके पीछे कोई ऐसा काम करता है जो दूसरी शादी कराता है, तीसरी शादी कराता है, चौथी शादी कराता है, या फिर ये मतलब कैसे करते हो ये कि मुस्लिम कम्युनिटी में? हाँ सर, मुस्लिम कम्युनिटी में सर। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होना है, एक तो शरीयत लॉ लागू होता है। अरे वहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट ये लागू नहीं होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तो सीधा सिंपल सा एक ही है कि आप एक ही शादी कर सकते हो। तो शरीयत कानून में ऐसा है ना कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा पत्नी रख सकते हो। परंतु मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ पे वो जो मोहल्ला लोग होते हैं ये अपनी तरफ से उसमें वो करते हैं। रियलिटी में अगर आप कुरान पढ़ोगे तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा बोला गया है कुरान में कि मैं भी पढ़ा हूँ कुरान, ठीक है, तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब मान लो कि पहले आप जिसकी मान लो शादी हुई है, तो पहली जो औरत है अगर उससे अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हो, ठीक है, या आपकी जो शारीरिक इच्छा है वो पूरी नहीं कर पा रही हो, तो उस कंडीशन में दूसरी शादी अलाउ की गई है। परंतु यहाँ पे लोग क्या है, उस नियम को तो भूल चुके हैं, बस वो ये याद रखते हैं कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं तो इसके कारण वो 3-4 शादियाँ तो ये खुद जाते हैं तो ये खुद शादी.com पे जाके खुद ढूंढ लेते हैं या शादी.com नहीं रहता, इतिहास लगाते हैं, क्या करते हैं? सामाजिक होता है वो, समाज में अलाउ है, क्या ही करोगे। और मोस्टली मैं देखा हूँ कि जो मुस्लिम परिवारों में जो ये 2-3 प्रकार की जो 2-3 शादियाँ करते हैं लोग, क्या तो ऐसा होगा कि लड़का बहुत पैसे वाला है। अब मैं सबसे मेन जो चीज़ है, कार्ल मार्क्स का मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। जहाँ महिलाओं की आर्थिक स्थिति जहाँ पे ख़राब है वहाँ पे हर जगह चाहे कोई सा धर्म हो कुछ भी हो, वहाँ पे महिलाओं का शोषण होता है। याद रख लेना कि जिस पुरुष की मान लो मुस्लिम में अगर 4 महिलाएं उसकी वाइफ है, तो देख लेना पक्का वो चारों की चारों महिला गरीब परिवार से रहेगी। कोई भी अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसके साथ वो महिला कभी जाके शादी करेगी। ये नगीना बताओ, मैं ये बात बोल रहा हूँ सही है? बिल्कुल सही है सर, यही रीजन 101%। हाँ, यही रीजन है सबसे बड़ा। क्योंकि मेरे जो अच्छा, बाबा जैसे कि हैं मैंने वो गाँव मतलब पूरे गांव में बहुत पैसे वाले थे उस टाइम पे। तो मेरे बड़े बड़े ताऊ जी की 3 शादी हुई है, जिंदा वाइफ है, तीनों साथ में रहती है। तो बस वही उनसे छोटे हैं, उनकी 2 शादियां हुई है, दोनों जिंदा हैं, दोनों साथ में रहती हैं बहुत खराब मामला है पर ये। पर ये मेरा मानना है कि देखो रे, चाहे धर्म के आधार पर इन चीजों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। महिलाओं को शोषण है बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। रियलिटी में अगर सामने से खड़े होकर देखोगे ना तब भी बुरा लगेगा कि यार ये क्या मामला हो रहा है। गलत है, बहुत गलत है। अच्छा, जैसे कि मैंने 2 कर लिए, तो फिर मैं खुद से ही जाऊंगा ढूंढने के लिए लड़की को, मुझे तीसरी करनी है, मुझे तुम्हें शादी करनी है क्या? लग रहा है तुम्हारा मन बहुत ज्यादा तुम्हारा 2-3 एक लड्डू, अरे वो मूवी देख लेना शादी के लड्डू, एक लड्डू तो खा के संभाल लेना पहले दूसरा कहाँ संभालोगे तुम? ये मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्यूरियोसिटी के लिए, कैसे करते होंगे? अरे कैसा होता है, जैसे तुम्हारी शादी होती है वैसे सेम होता है। अरे नहीं, अरे सेम होता है, आप समझो। जैसे मान लो कि मैं मान लो मुस्लिम हूँ, मेंटलिटी ही ऐसी बना दी जाती है लेडीजों की कि वो एक्सेप्ट कर लेती है, उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। अरे रीजन में बताओ ना, देखो नगीना एक चीज़ याद रखना, मुस्लिम महिलाओं में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो एजुकेशन की। अगर वो मैं बता रहा हूँ नगीना, तुम कभी नहीं कर पाओगी। जिसके तुम्हारा हस्बैंड अगर मान लो उसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, तुम मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, कभी नहीं जाओगी। ये चीज़ याद रखना। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मान लो कि आपके घर वाले ऐसे जगह शादी करना चाह रहे हैं जिसके ऑलरेडी 2 वाइफ है, तुम जाओगी? कभी नहीं जाओगी।
पर समझो वहीं अनपढ़ जो महिला रहेगी ना वो चली जाएगी, उसको पता है कि यार मैं क्या ही करूंगी, मुझे खाना ही बनाना है, वो जाके खाना बनाएगी। मुझसे ये चीज समझो। मुझसे ऐसी बातें करने में भी डरते हैं मेरे घर वाले। तो वही मैं बता रहा हूँ कि तुम नहीं कर पाओगे। जो मुस्लिम क्योंकि मेरा है ना, भले ही मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुई हूँ, बट वो वैसा हुआ नहीं है मेरा कुछ परवरिश वगैरह, हिंदुओं के अकॉर्डिंग ही हुआ है। चलो बढ़िया इसलिए तो मेरे पे ज्यादा प्रभाव शायद दिखेगा नहीं आपको। नहीं 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 नहीं, एक चीज चलो अपने दिल से बताना, ये बात है ना, कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वास्तव में एक धर्म के कारण ही महिलाओं के साथ कितना शोषण हो जाता है? वहीं एक मान लो कि हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं उनके साथ हिंदुओं में भी मैं देखती हूँ अपने आसपास में, उनके साथ भी होता है, पर मेन समस्या सिर्फ पैसे कमाने की ही होती है। बस वो आर्थिक कारण ही जो तो पैसे है। कमाएगा हाँ, वो ही चलाएगा अपने घर में। हाँ वही आर्थिक क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ मेरी एक भाभी है, मतलब आस पड़ोस में, हम्म, उनकी जॉब है, वो नर्स है, ठीक है, वो सर्विस करती है, सुबह जाती है शाम को आती है। उनके हस्बैंड कुछ भी नहीं करते वो भैया। अब वो आके हुक्म चलाती है कि भाई खाना ला, थाली लगा के लेके आ। नहीं आती है ना जिस दिन, बर्तन बाहर निकलते हैं। समझ गया। तो ये सबके साथ है, ये धर्म से या रिलेटेड नहीं है, ये सबके साथ है। नहीं तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे है ना सारे कास्ट के लोग रहते हैं, जैसे हिंदुओं में जितनी भी कास्ट है ना, सारी आसपास में मिलेंगे। चलो ना, एक और चीज मैं तुम्हारा तो फिर तो तुम अच्छा ऑब्जर्वेशन बताओगे। एक चीज देखना कि महिलाओं, देखो मैं एक चीज ध्यान से समझ रहा, एक तो होता है धर्म के आधार पर भेदभाव महिलाओं के साथ, ठीक है, वो होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं कम बत्ती ज्यादा रहेगा। दूसरा ना कास्ट वाइज भी रहता है, आप देख लेना कि महिलाओं के साथ जो अपर कास्ट में, अब जो बिलो कास्ट में रहेगी ना महिला, वहाँ ज्यादा आजाद रहती है। आप उठा के देख लेना ये चीज, जो बिलो कास्ट में जो महिलाएं रहेगी वहाँ उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है, और जो अपर कास्ट रहती है वहाँ पे, इसका मैं एग्जांपल, मेरे यहाँ पे तो सबको स्वतंत्रता है ना, इसलिए है क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई भी ऐसी लेडीज नहीं मिलेगी जो कुछ ना कुछ काम ना करती हो, किस बच्ची में, हालांकि बच्ची से भी लेकर, अच्छा मतलब 12th हुई, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और साथ में कुछ ना कुछ, मतलब कुछ भी छोटा बड़ा लड़कियां करती जरूर है। तो इसलिए इतनी ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है कि वो कहीं भी घूमने चली जाती है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आती नहीं है। अच्छा, ऐसे रोक टोक भी नहीं आ पाता। ठीक है। तो मतलब मेरा एक मानना है कि ये चीजें है ना कहीं जो, इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ धर्म, देखो मुस्लिमों में क्या है ना, धर्म आज भी हावी है, धार्मिकता तो आज भी बहुत ज्यादा है सर। हाँ वो इसी कारण तो है मेरे पापा भाई वगैरह जब उस माहौल से निकल के आते हैं ना, ऐसे कभी शादी वादी में जाते हैं, उस माहौल से निकल के आते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट पता हो तुम्हारे घर पे, बाई प्रोडक्ट जो मिलता है ना, वो मुझे महसूस होता है। क्योंकि वो दैट्स रिलीजियस, इतना वो ज्यादा मतलब भर दिया जाता है ना, कचरा इतना जो भर दिया जाता है कि व्यक्ति अपने मन विवेक के, उसको पता है कि मैं, जैसे बात बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं महिलाओं में बता रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं में खतना होता है, प्रथा, वो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। पर वही है कि उसको पता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, जो मान लो माँ बाप भी अपनी छोटी बच्चों के साथ जो करते हैं, वो खतना प्रथा जो होती है, उनको भी पता गलत है, परंतु धार्मिक रूप से इतना हावी हो जाता है उनके अंदर कि वो मतलब सोचो उनका विवेक है, सब विवेक खत्म हो जाता है। और मैं जो सबसे बड़ी दूसरी चीज़ मैंने जो मुस्लिम कम्युनिटी में देखी, जो ऐसा होता है ना कि पहला जब मान लो कि तलाक दे दिया गया, फिर उसके बाद में उसको अगर उसी पति से शादी करनी है तो किसी के साथ सेक्सुअल अफेयर बनाओ, फिर उसके बाद में हो, बहुत खतरनाक प्रोसेस है, ये अमानवीय चीज़ है। इसका तो मुझे नहीं पता सर इतना ज्यादा, हाँ मैं कह रही हूँ ना, मैं इतना ज्यादा कांटेक्ट में रही नहीं हूँ। नहीं मुझे पता है, मैंने स्टडीज भी की है, पता है। सर इंडिया में तो ऐसे ही लड़कियों की संख्या कम है लड़कों के मुकाबले। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मिल जाएगी लड़की। डिप्रेशन में आ रहे हैं। हाँ टेंशन मत लो, तुम्हें मिल जाएगी। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, ठीक है। तो प्रबुद्ध संगठन में नेता कौन रहे थे? भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन 2007 में जाकिया समन और नूरजहाँ साफिया निजाज। प्रमुख मुद्दा क्या था? सांप्रदायिक दंगा की समस्या। सोचो ना, हाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी सांप्रदायिक दंगा होता है उसमें फिर बता रहा हूँ, वहाँ महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं का रेप होता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे सांप्रदायिक दंगे हो, कहीं पे भी। अरे ये आज से नहीं, ये पूरा इतिहास आप उठा के देख लो, पूरा इतिहास उठा के देख लो, जहाँ पे भी राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी वहाँ महिलाओं को टारगेट किया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना। जैसे अभी इजराइल में चल रहा है, वहाँ पे क्या होता है, यही होता है। बहुत बार आपने ये भी सुना, वो इंडियन आर्मी में भी आक्षेप लगते हैं कि वो जब मान लो कि स्पेशल कोई वहाँ पे लग जाता है, ठीक है,
तो आस्था लग जाता है, तो वहाँ पे महिलाओं को शोषण करते हैं। अरे बात सही है कहीं ना कहीं तक, ठीक है। तो मतलब यही है, क्या ही करोगे। मुस्लिम महिलाओं के साथ सामाजिक अन्याय होता है, ठीक है। वही है कि देखो इन महिलाओं को कोई सुनता भी नहीं है, तो इनको ना तो कोई प्रॉपर्टी राइट है, कुछ है, ठीक है, ना एजुकेशन राइट होते हैं, ना हेल्थ, कुछ भी, ठीक है। उपलब्धि की 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति। और अभी तो मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था कि महिलाओं के लिए स्पेशल वो बन रही है, पूरी एक जो है दरगाह पूरी महिलाओं के लिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक और गैर कानूनी बताया गया, फलत इस अंदाज में कानून का निर्माण हो गया। पर मैं फिर एक चीज़ बता रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम धार्मिक आज़ादी पा लेंगे तो आज़ादी मिल जाएंगी। जैसे मान लो कि ये महिला मान लो कि दरगाह में जाने लगी, ये नहीं, ये चीज़ याद रखना, ये और गुलामी का प्रतीक है। जब तक आप धार्मिक, मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ धर्म तंत्र हावी रहेगा वो महिलाओं को शोषण होता रहेगा, ये चीज़ याद रख लेना। अम्बेडकर भी है ना, जब आप अम्बेडकर की लाइफ स्टोरी देखोगे, वो मूवी देखना, तो अम्बेडकर भी पहले यही मानता था कि शायद मैं इनको धार्मिक आज़ादी दिला दूंगा, दलितों को मंदिर में प्रवेश करवा दूंगा तो इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। परंतु बाद में जब अम्बेडकर कंक्लूजन पे पहुंचा, उसको लगा कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी, मैंने फालतू में टाइम ख़राब किया। सबसे अच्छा कि इनको एजुकेशनली और इकोनॉमी रूप से एम्पावर बनाओ, तब इनका सामाजिक सशक्तिकरण होगा। और ये बात सही है। अगर आज मतलब कि महिला, मतलब कि दलितों को अगर मान लो कि मंदिर में जाना दिया जा रहा है, तो वो उससे कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, ये चीज़ याद रख लेना। प्रोग्रेस असली होगा भाई, तुम कल प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, कल IAS अधिकारी बन रहे हो, उससे होगा प्रोग्रेस। तो वही मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं में वही दिक्कत है। मुस्लिम महिलाओं में आज भी मैं फिर बता रहा हूँ, 3 तलाक चाहे खत्म कर दिया गया फिर भी प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी। जब तक महिलाएं एजुकेशन नहीं लेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, जॉब नहीं करेगी, तब तक नहीं होगा। जब तक आर्थिक रूप से वो अपंग बनी रहेगी, तो 3 तलाक जैसी प्रथा है हमेशा चलती रहेगी, चाहे तुम कितने भी कानून बना लो, कुछ भी बना लो। तो ये याद रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं दोगे तब तक कुछ भी नहीं। चाहे 3 तलाक खत्म कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ ही नहीं होगा इन चीज़ों से, ये याद रखना। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँ। अभी पिछले साल ही मेरे भाई की शादी हुई थी, तो सब लोग यहाँ घर पे इकट्ठे हुए थे, सारे लोग रिश्तेदार वगैरह में। तो तब ये था 3 तलाक वाला। तो मैंने ऐसी बातों में आ गया, तो लोग पता है क्या बोलती हैं कि अब कयामत नजदीक है। ये मामला है ना, ये जो मोदी लेके आया है कयामत नजदीक है। मेरा मानना क्या ना, देखो ना, चाहिए इसको धार्मिक इस हद तक मेंटेलिटी जा चुकी है, मतलब खुद के लिए किया है, वो बुरा लग रहा है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ कि नहीं अब कयामत नजदीक है, अब तौबा कर लो। ये तो सही मानो कि ये बीजेपी गवर्नमेंट की ये मतलब वरदान है महिलाओं के लिए, ये इतना बड़ा स्टेप ले पाई। कांग्रेस गवर्नमेंट कभी नहीं ले पाती, मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज़। कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा तुष्टिकरण की नीति अपनाती है। वो कभी महिलाओं को, सोचो ना, जब राजीव गांधी ने काहे वो डिसीजन चेंज किया साहबानों केस में, तुष्टिकरण की नीति थी। यही तो होते हैं। ये बीजेपी है जो मैं बता रहा हूँ ना, देख लेना मुस्लिम में जो रिफॉर्म आएंगे, जैसे आजकल जो है मदरसा का रिफॉर्म चल रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट में ही हो सकता, मैं फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट में कभी नहीं होगा। उसमें जैसे मेरे देखते देखते उसमें जैसे साइंस डलवा दी, मैथ डलवा दी, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता था, मदरसा में जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो फिर वो बस वो जो उलेमा होते थे उन्हीं के बस वही, क्योंकि वो फिर आगे जाके वही बन सकते थे बस के। तो अब वो कितने लोगों को जॉब मिलेगा उसमें, तो उससे क्या होता था, धार्मिक तत्व इतने हावी हो जाते थे। अब मान लो कि बेसिक एजुकेशन मैथ भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़े, तो आगे जाके वो ITI कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा इसके लिए उस्ताद योजना बनाई, ऐसी योजनाएं बनाई। तो मेरा मानना है कि देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब तक आप धार्मिक तत्वों से मतलब धार्मिक तत्वों की इधर उधर अपना जीवन जीते रहोगे ना, तो बहुत खतरनाक संकट में आ जाओगे। और यही कारण है कि जैसे आप देखो, अभी तो क्या है ना कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो है भाई, बीजेपी कारण, सही बता रहा हूँ, डर के कारण। देखना कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी ना, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे राम मंदिर बना, इसका विरोध होगा, 3 तलाक आया, इसका विरोध होगा। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो देख लेना फ्यूचर में जाके, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये अभी तक जो मुस्लिम समाज को थोड़े लोग दबे हुए हैं, वो बीजेपी के कारण ही दबे हुए हैं। जिस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, देख लेना, ये चीज़ें वापस से 3 तलाक उठाने की मांग की जाएगी। क्योंकि रीज़न समझो, क्योंकि किसी भी समाज में जब तक आंतरिक रूप से कोई डिमांड नहीं आती है ना, उसे थोपा जाता है। अभी बीजेपी इन पर थोप रही है, चाहे वो हो सकता है महिलाओं के लिए सही हो, परंतु समाज को चलाने वाले कौन है, पुरुष लोग हैं। तो जब तक जब बीजेपी गवर्नमेंट, तब तक तो सहेंगे वो, परंतु जिस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, देख लेना, अरे कांग्रेस ये तो सबसे बड़ी फेलियर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, और तुष्टिकरण की नीति अपनाती है। यही कारण है कि मुस्लिमों में रिफॉर्म नहीं होने के कारण कांग्रेस की सरकार की देन है। साहबानो केस सोचो 1984 में, उसी टाइम अगर महिलाओं को आज़ादी वो मिल जाता तो आज ये सही होता। इतने साल 2018 में जाके मिला, सोचो कितने साल लग गए। ऐसे एक एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि ऐसा नहीं हो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि
आगे जाके अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है फ्यूचर में तो मुस्लिम महिलाओं की फिर दिक्कत बढ़ेगी, ये देख लेना, क्योंकि महिलाओं का तुष्टिकरण की नीति अपनाता है कांग्रेस। और मुझे इसलिए कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस बहुत सारे रीज़न है। बीजेपी भी पसंद नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि बीजेपी बहुत कुछ अच्छा है, परंतु कमियां हैं, हर राजनीतिक पार्टियों की कमियां होती है अपनी अपनी। ये धर्म के आधार पर लड़ाते हैं, क्या ही करोगे, इन लोगों का भी अलग ही रोला रहता है। ठीक है, तो कुछ अन्य समकालीन महिला आंदोलन। मीटू अभियान चला 2017 में। मुंबई में बॉलीवुड में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता द्वारा अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप और सोशल मीडिया के द्वारा फैलाता। ढेर सारी महिला द्वारा सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न का खुलासा। अरे होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े लेवल पे होता है, यहाँ तक छोड़ो प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। याद करो चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। अभी एक IAS अधिकारी, तो सोचो प्रॉपर IAS अधिकारी, ध्यान से समझना इसको। अरे एक लड़की थी, वो भी IAS अधिकारी थी, तो वो IAS अधिकारी सोचो उसको सेक्सुअली टॉर्चर कर रहा था ज़बरदस्ती उसके साथ कि मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ तुम। सोचो IAS अधिकारी बनने के बाद क्या ही करोगे सोचो, मतलब इस लेवल पे लोग पगलाए रहते हैं। 2018 में इसलिए मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें है ना, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कर लेनी चाहिए आदमी को। ये काम क्रोध लोग पे कंट्रोल नहीं किया बर्बाद हो जाओगे। एक और मैं सुनाता हूँ, IPS थे अभी राजस्थान कैडर में। सोचो कि एक मतलब एक होटल में खाना खाने गए, वहाँ पे तो 3-4 IPS थे ऐसे, मतलब आ गए थे, पार्टी वार्टी करने गए थे। तो ऐसा कुछ हुआ था कि वो नमक वमक लाने के लिए बोला, तो शायद वो हो सकता है जो वेटर था वो भूल गया, जो भी XYZ था, तो उसको मारने लग गए। तो वहाँ पे भाई लड़ाई हो गई भयंकर तो बोला मैं IPS हूँ, ये वो। तो लोग यही करते, पावर का मिस यूज। पर रियलिटी पावर इसलिए मिलती है कि अपना रोज़ दिखाओ आप। 2018 में महाराष्ट्र में सैनिटरी पैड पर 12% टैक्स लगाने के विरोध में सभी महिला संगठनों द्वारा लहू का लगाना आंदोलन। 2018 में हरियाणा में वर्णिका कुंड के साथ छेड़छाड़ के विरोध में मेरी रात मेरी सड़क आंदोलन। ठीक है, तो ऐसे सारे आंदोलन होते रहे। मेरा मानना कि महिलाओं को जब तक खुद से वो तैयार नहीं होगी ना, तब तक नहीं होगा। और दूसरी बात, महिलाएं जब तक पुरुष की सहभागी नहीं बनेगी, पुरुष को भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, क्योंकि पुरुष ही तो है जो इनकी महिलाओं को शोषण करते हैं, तो उन पुरुषों को जरूर सहभागी बनाओ उसमें। भारत भारतीय संवेदनशील कमजोर वर्ग महिलाएं हैं। जनांकीय सोचो कि 943 ही है, सबसे बुरा स्थिति यही हो जाता है। महिलाओं से जुड़ी समस्या अपने बहुत सारी देख ही लिए, महिलाओं की समस्या का कारण अपने देख लिए, समस्या समाधान की दिशा में किए गए प्रयास और उनकी समस्या समाधान हेतु सुझाव दिए। ठीक है, तो यही वही आ रहा है, सशक्तिकरण हमेशा हर सेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, महिला की रक्षा पे समस्या समझ, जो कि एक जो देख लेते कितना टॉपिक बचा हुआ है। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि इस तरीके से, हाँ ये आखिरी पार्ट आ जाएगा, कल अपन करेंगे इसको। तो इस तरीके से हर टॉपिक को मैं आप, चलो ठीक है ये कल करेंगे अपन, है ना। ठीक है, तो अभी ये पूरा है सॉल्यूशन पार्ट वाला आ जाएगा। तो ऐसे में ऐसे ही आपको एक एक टॉपिक पर रिसर्च करना है, तो उससे क्या होगा कि आपको उधर भी टॉपिक तैयार होते जाएंगे और इधर भी होते जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब जैसे अपन कल और पढ़ेंगे, तो ये वुमेन वाला मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझना कि अब मैं वो बुक खोल के बताता हूँ उसमें कैसे काम करना है। ये तो वुमेन वाला टॉपिक मान लो कि पूरा इसी ये नोट्स ले लेना, इसके अलावा कुछ करने ज़्यादा जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत करंट अफेयर का देख लेना, कोई गवर्नमेंट कोई स्पेशल कोई योजना चलाई हो तो ऐसा देख लेना एक बार बस। नोट्स ये दूसरा ग्रुप, खोल के मैं बताता हूँ। देखा था किसी ने, देखो ये वाली जो है ना, ये 10 ईयर वो धर्मेंद्र जाखड़ वाली बुक है ये। ठीक है, तो इसको कर लेना चाहिए। और ये PYQ है, ये सिनोप्सिस IAS वाले हैं। ठीक है, हाँ इसको हम देखे थे, हम ये बोल रहे थे अगर इसको करते हैं तो जो एनालिसिस करना है, मतलब खुद से नहीं, ज़्यादा करने, खुद से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना। फिर वो कुछ तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब है कि बहुत हेल्प मिल जाएगी, 90% हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है धर्मेंद्र जाखड़ की, एथिक्स की भी बहुत अच्छी बुक लॉन्च किया वैसे वो। हाँ मतलब ठीक है, पढ़ने लायक है, पढ़ा जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ये ऐसी की बुक खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसमें इसने ऐसे ही किया है काम। ठीक है, देखो इसे थीम वाइज मैंने सबसे पहला काम आप लोगों को यही बोला था कि थीम वाइज सबसे पहले डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो थीम वाइज जैसे वुमेन पहला टॉपिक है। ठीक है, जैसे मान लो कि वुमेन फर्स्ट टॉपिक है,
तो जैसे इसमें पहले तो आपको कंटेंट और डायमेंशन चाहिए कि डायमेंशन मैंने बता दिया कि वुमेन को आप किस किस लेवल तक लेके जाओगे, कास्ट के लेवल तक लेके जाओगे, धर्म के लेवल के लेके जाओगे, फिर और सारे विभिन्न सेक्टर, एग्रीकल्चर में सेक्टर में जो वुमेन लगी है, वर्किंग जो वुमेन है, जो घर में बैठी वुमेन है, तो ऐसे डायमेंशन क्रिएट करना है। फिर इनके बारे में डाटा रिपोर्ट देखो, कोर्स आपको इसके पता होने चाहिए, ठीक है। इंस्पिरेशन है केस स्टडीज कोई हो, जैसे मान लो कि जो पहली जो IPS अधिकारी थी, कौन थी? अरे पहली IPS कौन बनी थी महिला? हाँ, ठीक है। मूवीज़ हो गई, ठीक है, कोई पोइम्स हो गए, इसके बारे में बुक्स हो गई, गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गई और कीवर्ड्स हो गए। तो ऐसे हर टॉपिक का बनाना, ये वुमेन की जगह ऐसे भी हो सकता है, यही सही सेम डायमेंशन ऐसे, ठीक है। मान लो कि अपना जो है साइंस का कोई टॉपिक हो गया, ठीक है, ये मान लो कि अपना एजुकेशन हो गया, तो उसमें यही सारी ये डायमेंशन सारी समझ में आया। तो ये इस काम करना है आपको, ठीक है। अब जैसे वुमेन के बारे में टाइमलाइन, अर्ली वैदिक एज में कहते हैं, बहुत शानदार बुक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इस पे काम कर लेना। तो वुमेन तो मैं करवा ही रहा हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ और चीज़ें आपको मिल जाएगी। वुमेन के अलावा मैं तुम्हें कुछ और टॉपिक बताता हूँ एक बार। ये सारा वुमेन के बारे में डाटा, वो सारा उस तरीके से तो देख लेना, छाट लेना, जो भी अपने काम के लगे, ठीक है। मूवीज होगी, देखो थप्पड़ मूवी बहुत अच्छी है। अरे याद करो, छपाक मूवी, उसका एग्जाम्पल दो, ऐसी मूवियाँ छाटो, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ऐसी मूवी, टॉयलेट एक प्रेम कथा बहुत शानदार है, ठीक है। तो ये समझो, ये इस तरीके से ये काम किया है, खुद से करना है ये काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट्स होगी, कोई याद कर सकते हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव होगी। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री से आप कैसे ऐसे में यूज करोगे, इसलिए इन्होंने ऐसे बनाया। ये बहुत शानदार बुक है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बहुत शानदार बुक है। ऐसे के लिए इससे ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं सकता, इसको अच्छे से कर लोगे बहुत। अब देखो जैसे मान लो अभी हेल्थ वाला, देखो मैंने बोला था ना, अब हेल्थ का वही सेम कॉन्टेक्स्ट में, तो इन्होंने ऑलरेडी काम किया है। आप लोगों को बस यही है कि अपने अकॉर्डिंग जाके देखना, एक पूरा एक बार पढ़ लेना इसको। थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा ना कि तो आजकल एक ऐप आता है लेंस वाला, तो इसको ऐसे करोगे हिंदी में करा दे, पर मेरा मानना है कि यार पढ़ो इतना सा, तो बेसिक कंपलसरी इंग्लिश भी पास करना है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अभी इसमें पूरा अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये बुक बहुत शानदार है, कंप्लीट है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। और ये दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, इस बुक को कर लोगे, आपको इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा, सोशल इशू कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा साथ के साथ। तो ये बुक कर ही लेना, ठीक है। तो इसमें वही बता रहा हूँ कि हर तरीके से हर टॉपिक दिया है। अब देखो हिस्ट्री का कैसे यूज है, यूज ऑफ सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस कैसे यूज करोगे आप, एंशिएंट मिडीवल जो मैं बता रहा था, कौन कौन से पार्ट कहाँ से उठाने हैं आपको, मिडीवल हिस्ट्री से क्या क्या, कौन कौन से राजा के एग्जाम्पल दे सकते हो, कौन क्या है, राजा रोमन राय, इनके सबके बारे में बता तो पूरा इंग्लिश में है सर, ये हिंदी में नहीं होगा क्या? अरे मुझे बताओ, तुम्हें इंग्लिश कंपलसरी पास पेपर नहीं करना? अरे मैं फिर बता रहा हूँ अमित, ये मानसिकता छोड़ दो, नहीं तो UPSC नहीं होगा, मैं साफ बता रहा हूँ। ये चीज़ समझो, कोई बात, हर चीज़ आप लोगों को मतलब कैसे आप लोग मतलब समझ रहे हो ना, ये मानसिकता छोड़ दो, खुद से मेहनत करने का थोड़ा बहुत चीज़ें सीखो। ये देखो अभी एजुकेशन के बारे में पूरा अच्छे से टॉपिक दिया है, हेल्थ के बारे में, ऐसे सारे टॉपिक मिलेंगे तुम लोगों को, इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, इथिक्स वाले जो टॉपिक आ रहे हैं आजकल। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये मानसिकता छोड़ो। देखो सुनो, अगर क्या ही बोलूँ, अगर इतनी दिक्कत आती है तो देखो ये जो है, इसको लेंस वाला है, अपने मोबाइल में ऐप खोलना और इसको स्कैन करना, वो हिंदी ट्रांसलेट कर देता है। आजकल टेक्नोलॉजी अपर लेवल पे आ चुकी है। चाहोगे तो ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बताया था उस दिन ChatGPT कैसे, चाहो तो इसको पूरा ऐसा करके कॉपी पेस्ट करना, ChatGPT ट्रांसलेट करके दे देगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग थोड़ा, पर मेरा मानना है क्या ही इसमें सोचो डायरेक्ट, क्या है इसमें तुम लोग, मैं बहुत बुरा गुस्सा आता है। मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश से जितनी दूरी है उतना भूल जाओ, फिर IAS बनने का सपना। अरे ये क्या है इसमें भाई, महेश भागवत वो IPS है, अब इसने कुछ काम किया होगा, अच्छा, अलाउड टर्मिनली ऑल गर्ल्स टू सर्व एज नॉर्मली कमिश्नर टू पुलिस फॉर ए डे कंप्लीट हर ड्रीम। भाई महिलाओं के लिए इसने कुछ काम किया, बस समझ लिया, बस अब इसका नाम लिख लो, महेश भागवत है, IPS था जिसने महिलाओं के लिए कुछ काम किया है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, तुम लोग इंग्लिश से इतनी दूर भागते हो, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक लेंस देख, अभी मैं तुम लोगों को तो नहीं दिखेगा, पर मैं इधर से मैं कर रहा हूँ। लेंस एक ऐप आता है गूगल का आजकल, तो उस पर तुम स्कैन करोगे तो वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। कहाँ गया वो,
है, एक ऐप आता है वो ट्रांसलेट कर देता है हिंदी में कोई भी आता है सर, फोन में ही आता है। हाँ वो फॉर्म में आता है। जैसे आप इसको ना पूरा पूरा ऐसा करोगे ना तो पूरा इसका सारा हिंदी अनुवाद कर दे। फिर मैं बता रहा हूँ यार कितना यार हर चीज के लिए आप लोग फिर मैं नहीं इंग्लिश तो गूगल असिस्टेंट कर देगा। हाँ गूगल असिस्टेंट भी उसके कर सामने देगा। बोलो, हाँ वो निकाल के दे देगा पूरा। अब देखो साइंस टेक के एग्जांपल है, सोशल मीडिया, ड्रोन्स का हो गया, मिसलेनियस हो गया। अब ये से अब मैं ऐसा नहीं बोला कि हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पर कुछ कुछ छाट लो अपने काम की चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें, अब जैसे चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, रखे पीटी में क्वेश्चन भी आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने लगा इस बुक का यूटिलाइजेशन करना, जितना कर सकते हो उतना कर लो ना, पर मेरा मानना कि करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे में देखो हमें तुम लोग है ना बिना फ्री फोकट के, बिना मेहनत के आईएएस बनना चाहते हो, ये चीज़ सही नहीं है, बनोगे नहीं। पहली बात तो मेहनत करना सीखो। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरी जैसी गलतियाँ करके मैं सोचो कि मैं यहाँ ही बैठा हूँ, तो समझ लो मेहनत। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी चीज़ों को ऐसे मत डिनाई मत करो। अगर तुम लोग, पहली बात तो तुमने पहला काम ही नहीं किया होगा अब तक, मैं गारंटी बता रहा हूँ। कौन सा काम सर? कोड तैयार करने वाले? पेपर लिखा है 2013 से लेकर 2023 तक, उसके थीम तैयार किया है। कौन कौन सा थीम मिल रहा है तुम्हें बताओ? मुझे कौन सा थीम? मुझे तो कोई थीम नहीं मिला सर, लेकिन मैंने सारे लिख के रखे हैं सर। मैंने सारे जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, सेक्शन 1 सेक्शन बी, वो सारे 23 तक मैंने लिख लिए हैं। आपने बोला था मैं एक क्लास और लूंगा ब्रेन स्टॉर्मिंग का, तो मैंने इसीलिए से थोड़ा रुक गया हूँ सर, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाली, साइंस टेक वाली और हिस्ट्री वाली ऐसा कुछ तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन बाकी सब में कुछ अगर मैं ऐसा पकड़ लूँ कि बाद में मुझे दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं रुक गया हूँ अभी सर। अच्छा, मैंने बेसिक शीट वाले, मैथ वाले शीट भेजी तो बना ली? वो नहीं बनाया हूँ सर, बेसिक वाले 4 पेजेस हैं वो मैं बना है सोच लो अमित, मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ लो सर। पढ़ लो, जिंदगी मैं में पढ़ने मौका नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन 13 से लेकर 23 तक PYQ का मैं कर रहा हूँ सर। मैंने 2 कर दिए सर, 11 कर दिए और 23 मैंने कर दिए सर। क्या किया है उसमें तुम्हें? अभी दिखा दो। 100 के 100 क्वेश्चन कर लियो? हाँ, 100 के 100 क्वेश्चन मैंने कर दिए। मैंने उसको पूरे कलर पेन से एकदम रंग के बना के फोटो खींच भेजे। क्या रंग करने के लिए कौन बना? पेंटिंग करने से? नहीं, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे सर, इसलिए मैंने रेड कलर और वे जो चमकने वाले होते वो ऐसे करके किया सर क्वेश्चन पेपर पे सर। सर जो सीट भेजी है ना आपने, उसमें वैसे कोई किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। अरे वो बेसिक सीट आप आगे का कराइए। बेसिक सीट है वो, आगे का मैं कैलेंडर वाला ले लो, एक दो क्लास बीच में, ताकि हम लोग भी कुछ प्रैक्टिस कर पाए। कैलेंडर नहीं, अभी नंबर सिस्टम चला। नंबर सिस्टम में 16 क्वेश्चन आए थे 2023 में। नंबर सिस्टम हो तो गया। अभी मैं भेजता हूँ ना, बना के बताना फिर देखता हूँ तुम। ठीक है, उसका मैं नोट्स भेजूंगा। पहले करा लिया, वापस से उसी को क्यों करवा रहे हो? वो दूसरा मेरे पास बुक आई है ना, उसके क्वेश्चन दूंगा ना मैं तुम लोगों को, वो सही दूंगा जो पहले करवा दिए, वो दूंगा ही नहीं मैं। तुम्हें क्या लगता है? हमारा कैलेंडर वीक है। अरे कैलेंडर करवा कुल दूंगा, मिला के कैलेंडर इजी है, उसमें कुछ ही नहीं है, वो करवा दूंगा मैं। हमारे लिए तो वो करेला है ना, तो उस करेले को थोड़ा सा मिठाई के साथ टेस्ट करिए आप 1-2 क्लास में। रुक जाओ, देखो मैं चाह रहा हूँ कि इधर टॉपिक जो शुरू हो रहा है, मैं कल वो प्रियांशु आएगा या कल मैं इसका PDF बनवाता हूँ नंबर सिस्टम का। मैं नंबर सिस्टम को PDF भेजूंगा पहले। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब लोग, ये नर्मदा तुमने भी नहीं किया, मुझे देखो ना, ये जो छुपे रहता है ना, मुझे सबको पता है किस किस ने नहीं किया वो बेसिक सीट। मैं पक्का गारंटी के साथ बता रहा हूँ। काजल तुमने भी नहीं किया, नर्मदा तुमने भी नहीं किया, अमित ने भी नहीं किया, रिद्धि ने भी नहीं किया। ये मैं पक्का गारंटी के साथ बता रहा हूँ। सबकी क्लास लगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट नहीं निकलेगा। अगर आप सीसेट से भाग रहे हो, सीसेट नहीं निकलेगा। अरे मैं, आप विश्वास नहीं करते करोगे। हैं ना, कुछ चीजें रह जाती हैं, करते तो सभी है। तो मैं सोचा 5-5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, फ्राइडे को मैं देख लेना, फ्राइडे को भी लोग नहीं करके आएंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ, नहीं करके आएंगे। अरे कंप्लीट करो ना, तो पूरा नहीं हो तो कंप्लीट करो उसको। काजल तुम्हारा क्या हाल है, सो गई क्या काजल? अरे संध्या, चलो। काजल कहाँ से है वैसे? बताए तो थे उस दिन, ग्वालियर से। मैंने इसको पूछा कि तुम MP में क्यों आता है ग्वालियर? UP में आना चाहिए।
काजल सो गई क्या? सर बोलो। ना क्या नाम था उनका, अरे वो करते हुए ऐसे कुछ करके बोलती है ना, वो क्या नाम है उनका? पूजा। वैशाली। अच्छा वैशाली, वैशाली उनकी टोन बड़ी मुझे अच्छी लगती है ना। जानी पहचानी हाँ। सी लगती है। हाँ वो एक ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ से ही बोल रही है। वो तो राजस्थान के बॉर्डर के आसपास वाला एरिया से बिलोंग करती होगी वो पक्का। कहाँ से, नर्मदा कहाँ से बिलोंग करती है तो वैशाली? हम भी तो राजस्थान। वैशाली कहाँ से बोलने है, वो एमपी से है, तो वैशाली कहाँ से है नर्मदा? नर्मदा भी सो गई नहीं सोई नहीं हूँ, टीकमगढ़ से वैशाली, टीकमगढ़। हाँ तो टीकमगढ़ वाला ये पार्ट इधर आ जाता है ना, यूपी बॉर्डर उधर राजस्थान वाला, तो वो यूपी में होता है, बुंदेलखंड कहलाता है यूपी का। ललितपुर पास हाँ, पड़ता है हाँ। उधर से, ललितपुर और झांसी ये सब। तो मैं तो समझता था नहीं जानते हैं, उसका एक्सपीरियंस रहा है ऐसा, इसलिए वो इतना बोलती है इन सब चीजों के बारे में। अरे नहीं ठीक है, बोलना चाहिए, वो लीडर बनने, मैं तो मानना महिला नहीं उसके यहाँ ना, उसके यहाँ जॉब में वैसे नॉर्मल पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, जैसे हम लोग भी करते हैं, तो हम लोग क्या भी होती है, मतलब जो मेन हेड होता है बीएमओ, वो जो आज स्टेटस लगाया है ना, वो भी कुछ लोगों के लिए कटाक्ष है। ठीक है, अवेयर रहना चाहिए, उसमें क्या ही है, महिलाएं भी तो वो इस वजह से थोड़ा सा उसके यहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है जॉब में, अभी उसको नोटिस वोटिस